टेबल पढ़ाते हैं ना आपको, और एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना भी सिखाते हैं, वही सिखाते हैं। फिर ग्राफ सिखाते होंगे आपको, फिर ग्राफ सिखाते हैं कि y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ क्या होता है, फिर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी सिखाते हैं। सुना है तुमने? हेडिंग डाल लो, सुनो, साइलेंस, बैठो जल्दी बैठो फटाफट। तो आइसोमेरिज्म में मैंने आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूं, 2-3-4 मिनट का, आप सुन लेना, और जो भी चीजें आपको मिसिंग लगे वो नोट कर लेना। बाहर जाओगे, बैठो। तो जो भी चीज आपको मिसिंग लगे वो नोट कर लेना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी अभी, ठीक? सुनते रहना। और आइसोमेरिज्म का एक रिकैप लेते हैं। आइसोमेरिज्म जो वर्ड आया था, आइसोमेरिज्म वो दो वर्ड से मिलके बना था। दो वर्ड्स थे, एक है आइसो और दूसरा है मेरोस। आइसो और मेरोस। आइसो का मतलब होता है सेम और मेरोस का मतलब होता है पार्ट। मेरोस से ही मर वाला पार्ट निकला है, ध्यान से देखिएगा। केमिस्ट्री में सेम पार्ट का मतलब होता है सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला। सेम पार्ट का मतलब कंपाउंड का सेम पार्ट, यानी कि मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। तो अगर मैं आइसोमेरिज्म बोल दूं, अगर मैं आइसोमेरिज्म बोल दूं, उनको लिखने में दिक्कत होगा, वो कहां गई जिस पर रखते थे, किसमें लगा है? टेबल कहां है? उधर है, उधर रख दो। हाँ, सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला है ना। अब मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, अगर आइसोमेरिज्म अगर आपको वर्ड बोला जाए तो एक चीज कॉमन चमकेगा कि मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो आइसोमेरिज्म में ये मैंने पहला पॉइंट लगाया था कि मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। एक बात बताओ, अगर मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो क्या जनरल फॉर्मूला भी सेम होगा या नहीं? सोचते एक काम करते हैं, हमने अल्कोहल और ईथर का जनरल फॉर्मूला लिखा था, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं CnH2n+2.O, ये लिखा था जब जनरल फॉर्मूला पढ़ रहे थे अल्कोहल और ईथर का। अब अल्कोहल ईथर का जनरल फॉर्मूला में अगर आप n की वैल्यू रखो, इसमें n की वैल्यू रख दो 3, तो क्या C3H8O आएगा? तो अगर मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यानी कि वो आ कहां से रहा है? जनरल फॉर्मूला से ही तो आ रहा है। तो अगर मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसका मतलब जनरल फॉर्मूला भी उसका सेम होगा। तो सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम जनरल फॉर्मूला, सेम जनरल फॉर्मूला। एक और चीज आपने सुना होगा, इंपिरिकल फॉर्मूला। इंपिरिकल फॉर्मूला का मतलब एटम सिंपलेस्ट रेशियो में रहता है ना। जैसे मान लो मैं इसका इंपिरिकल फॉर्मूला लिखना चाहूं तो हो जाएगा CH2O, यही होगा, सिंपलेस्ट रेशियो ले लिया बस। तो अगर आपके पास मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो क्या उसका सिंपलेस्ट रेशियो भी सेम आएगा? तो अगर सिंपलेस्ट रेशियो भी सेम आएगा, यानी कि इंपिरिकल फॉर्मूला भी सेम हो गया। तो आइसोमेरिज्म में लिखा जाता है सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन उसका मतलब है कि सेम जनरल फॉर्मूला भी है, उसका मतलब है सेम इंपिरिकल फॉर्मूला भी है। अच्छा, एक और चीज, अगर इंपिरिकल फॉर्मूला, मोलिक्यूलर फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला सेम है, अगर मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो क्या मोलिक्यूलर वेट भी सेम है? अगर मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो क्या मोलिक्यूलर वेट भी सेम है? तो मैं लिखता हूं यहां पे सेम मोलिक्यूलर वेट। तो आइसोमर्स में इतनी सारी चीजें सेम होती है, सेम मोलिक्यूलर वेट। एक और चीज, आपने फॉर्मूला सुना है, मोलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी? सुना है ऐसा फॉर्मूला? सुना है ऐसा? तो अगर मोलिक्यूलर वेट सेम है तो क्या वेपर डेंसिटी भी सेम होगा? तो यहां पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्या आइसोमर्स के वेपर डेंसिटी सेम होते हैं? तो आंसर आएगा यस, आइसोमर्स हैव सेम वेपर डेंसिटी। बात एक ही है, सब मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने से ही निकल रहा है। एक और चीज, अगर मान लो दो कंपाउंड है और दोनों का मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यही तो आइसोमेरिज्म होता है। दो कंपाउंड है, दोनों का मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसको कंपाउंड नंबर 1 मान लो, इसको कंपाउंड नंबर 2 मान लो। तो कंपाउंड नंबर 1 में परसेंट ऑफ कार्बन और कंपाउंड नंबर 2 में परसेंट ऑफ कार्बन सेम है। आप पढ़ते हो ना परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, है ना सिलेबस में आपके। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द होल कंपाउंड, और इसमें भी परसेंटेज ऑफ, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन जब सेम है तो
तो परसेंट ऑफ कार्बन भी सेम होगा। सिमिलरली नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर सेम है तो परसेंट ऑफ हाइड्रोजन भी सेम होगा। सिमिलरली नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम है तो परसेंट ऑफ हाइड्रोजन भी सेम होगा। तो अगर मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है इसका मतलब हर एटम का नंबर भी सेम है, इसका मतलब परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट भी सेम है। तो सेम वेपर डेंसिटी एंड, यहीं पे लिख लीजिए, एंड सेम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। तो आपको लगता है कि आइसोमर्स में मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन इतनी सारी चीजें सेम है। कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, आइसोमर्स में कौन कौन सा सेम है, ये सारी चीजें सेम है। एक और चीज मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट क्या होता है। डिफरेंट क्या होता है? प्रॉपर्टी। कौन सी? फिजिकल या केमिकल? फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। तो मैंने दूसरा डेफिनेशन लिखाया था, सेम तो इतनी सारी चीजें हैं, जो डिफरेंट क्या आने वाला है? डिफरेंट आइदर फिजिकल प्रॉपर्टी, या तो फिजिकल प्रॉपर्टी आपका डिफरेंट होगा, और केमिकल प्रॉपर्टी। आइदर फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, और बोथ। या तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा, या तो केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा, या दोनों ही डिफरेंट हो जाएगा आइसोमर्स में। ठीक हो गया? अब एक ध्यान से देखना, मैं एक जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं, बोर्ड पे सब लोग देखोगे। जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं CnH2n+2.O। ये जनरल फॉर्मूला किसका है? क्या अल्कोहल और ईथर का जनरल फॉर्मूला सेम आ रहा था? एक ही था जनरल फॉर्मूला। तो अल्कोहल और ईथर का जनरल फॉर्मूला सेम था। ठीक, तो अब मैं क्या कर रहा हूं इसमें, क्या यहां से दो कंपाउंड में बना सकता हूं? एक बना दे रहा हूं मैं अल्कोहल और दूसरा बना दे रहा हूं मैं ईथर। एन की वैल्यू एक काम करो, आप 3 रख दो, जैसे 2 भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 3 रख देते। क्या एन की वैल्यू अगर 3 रखोगे, एन की वैल्यू 3 रखोगे तो आपके सामने C3H8O आएगा। तो C3H8O का अल्कोहल बना सकते हो आप, CH3 CH2 CH2OH, है ना? और अगर मैं ईथर बनाने जाऊं तो क्या आपके सामने ये बन जाएगा? देख लो, यहां भी C3H8O ही है। जनरल फॉर्मूला है सेम, मोलिक्यूलर फॉर्मूला है सेम, बट दोनों कंपाउंड अलग अलग है। व्हाट इज आइसोमर्स? जनरल फॉर्मूला दोनों का क्या है? इसका जनरल फॉर्मूला, इसका जनरल फॉर्मूला सेम है क्या? इसका मोलिकुलर फॉर्मूला, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है क्या? अगर आप इंपिरिकल फॉर्मूला भी चेक करोगे दोनों का सेम आ रहा है। अगर आप परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट निकालोगे दोनों का सेम आएगा। अगर आप मोलिकुलर वेट निकालोगे दोनों का सेम आएगा। अगर आप वेपर डेंसिटी निकालोगे दोनों का सेम आएगा। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें ये सारी चीजें सेम होती है लेकिन प्रॉपर्टी अलग अलग है। अब मैं फील करा रहा हूं प्रॉपर्टी, ध्यान से देखना, फील करा रहा हूं आपको प्रॉपर्टी। फोकस ऑन द बोर्ड। आपको अभी इसका फिजिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में पता लगेगा, लेकिन मैं एक तरीका बताता हूं फिजिकल प्रॉपर्टी समझने का। अल्कोहल जनरली कैसा होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस? कॉन्फिडेंस है इस बात में? ठीक। तो ये क्या होता है? अल्कोहल जो होता है, आप सही समझ रहे हो, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर लिक्विड होता है। ईथर कैसा होता है? मेडिकल के स्टूडेंट हो, गलत नहीं बता सकते। ईथर रूम टेम्परेचर पे कैसा दिखता है? बहुत पुराने जमाने में जब ये सब बेहोश करने की दवाएं नहीं होती थी ना, ईथर से लोग बेहोश करते थे। ठीक है, लेकिन क्या होता था, ज्यादा ईथर सूंघा दिया आपने तो फिर वो बहुत ज्यादा ही ठीक हो जाता था, सीधा भगवान के पास। तो क्या होता था, जो ईथर है वो गैस एट रूम टेम्परेचर होता है। ईथर सूंघाते हैं यानी कि गैस है, स्मेल करना होता है यानी कि गैस एट रूम टेम्परेचर। अब ध्यान दो, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, जनरल फॉर्मूला सेम, इंपिरिकल फॉर्मूला सेम, मोलिकुलर वेट सेम, वेपर डेंसिटी सेम, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट सेम, बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। देखो, एक लिक्विड एक गैस है। एक और चीज पूछूंगा, ये लिक्विड क्यों है? हाँ, कोई भी चीज लिक्विड तब होगा जब उसमें H बॉन्ड हो रहा है। और मैंने बोला था हाइड्रोजन को फोन लगा लो, H बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन अगर FON से कनेक्टेड है, हाइड्रोजन अगर फोन लगा लो तो ये H बॉन्ड शो करने लगता है, नॉर्मल चीज। तो जब भी आपको हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से दिख जाए, हाइड्रोजन FON से जुड़ा दिख जाए, यानी कि H बॉन्ड होगा।
और अगर एच बॉन्ड होगा तो आप ध्यान से देखना, मैं लिख दूंगा लिक्विड एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू एच बॉन्ड। और एच बॉन्ड कैसे समझ जाएंगे, हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड है, ये एच बॉन्ड है। लेकिन क्या वहां एच बॉन्ड है, क्या वहां हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है, हाइड्रोजन वहां लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से जुड़ा है, तो यहां पे देयर इज नो एच बॉन्ड। तो क्या फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है कि डिफरेंट, एक लिक्विड है, गैस है, एक में एच बॉन्ड एक में नहीं है, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। एक और चीज समझाता हूं, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है या डिफरेंट, बस फील की बात है, रटना नहीं है, समझने की बात है। कैसे डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, बहुत सही बात है। फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं तो ऑब्वियसली केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा। सेम फंक्शनल ग्रुप सेम केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। अब इसको मैं प्रूव करता हूं। जब भी हाइड्रोजन फोन से लगा है, FON से लगा है, तब एच बॉन्ड शो करेगा। जब भी हाइड्रोजन फोन से लगा है तब ये एक्टिव हाइड्रोजन कहलाता है। एक्टिव हाइड्रोजन बोले तो एसिडिक हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन बोले तो एसिडिक हाइड्रोजन, पानी में डालते ही H+ रिलीज हो जाएगा, वो होता है एक्टिव हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब होता है ये कंपाउंड में सबसे पहले रिएक्शन करेगा, एक्टिव हो गया, बाकियों से ज्यादा एक्टिव हो गया रिएक्शन के लिए, इसलिए इसका नाम है एक्टिव हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जब भी FON से लगाओ H बॉन्ड शो करेगा, हाइड्रोजन जब भी FON से लगाओ एक्टिव हाइड्रोजन हो जाएगा, ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, ज्यादा रिएक्शन देगा। तो मतलब CH3 CH2 CH2OH, क्या यहां पे एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं? जब भी हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लगा है तो एक्टिव हाइड्रोजन होगा, और मैं इसको मेटल के साथ रख देता हूं। मेटल होता है बेस, एक्टिव हाइड्रोजन होता है एसिड, क्या एसिड बेस रिएक्शन होगा? मेटल होता है बेस, ये होगा एसिडिक, तो बेटा यहां से H2 गैस इवॉल्व होता है। अल्कोहल से बुलबुला निकलते हुए देखा है? नहीं देखा है? वही H2 गैस होता है, अगर आप उसमें कोई बेस मिलाते हो तो। ठीक है, अगर आप उसमें कोई बेस मिलाओगे तो फिर बेस बोले तो जिसका pH 7 से ज्यादा हो। बेस का मतलब होता है कोई भी बेसिक नेचर का मटेरियल डाल दो, तो अल्कोहल से यही वाला H एक्टिव हो जाता है, सबसे ज्यादा रिएक्शन करता है, और ये बुलबुला छोड़ेगा ऊपर की तरफ, यही H2 गैस है। नेक्स्ट, क्या यहां पे वो हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन है? तो अगर में एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है तो क्या यहां पे H2 गैस इवॉल्व होगा? तो यहां पे सोडियम डाल दो, पोटेशियम डाल दो, कुछ भी इवॉल्व नहीं होगा, नो गैस इवॉल्व। केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। आइसोमर्स यही होता है, फील करना, जनरल फॉर्मूला सेम, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, इंपेरिकल फॉर्मूला सेम, ये सारे सेम, बट या तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकता है या केमिकल डिफरेंट हो सकता है, या दोनों भी डिफरेंट हो सकते हैं। दोनों में से कोई डिफरेंट हो जाए या दोनों डिफरेंट हो जाए, यही आइसोमर्स है। क्लियर हो गया? एक चीज थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, आइसोमर्स का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होता है कि अलग अलग? क्यों अलग क्यों नहीं हो सकता? आपने रिंग चेन आइसोमेरिज्म सुना है? एक ओपन चेन होता है, एक रिंग होता है, सुना है? इसमें ड्यू अलग अलग है ना, है ना? तो मुझे बताइए, बस सवाल है, सवाल है मेरा, मैं जवाब नहीं दे रहा इसका, सवाल है, नहीं एक्सेप्शन भी नहीं है। ड्यू सेम है कि अलग अलग है? बट रिंग चेन में ऐसा क्यों नहीं है? रिंग चेन में भी सेम होता है, रिंग चेन में भी सेम होता है। यहां पे लिख लेंगे, जो आइसोमर्स होते हैं उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेटा सेम होता है, सेम ड्यू हर आइसोमर में। अच्छा मान लो अगर ड्यू अलग अलग है, एक बार सोच के देखना, बस ड्यू अलग अलग है, यानी कि अगर ड्यू अलग है यानी कि हाइड्रोजन अलग है, तो अगर हाइड्रोजन अलग है तो मोलिकुलर फॉर्मूला अलग हो गया, मोलिकुलर फॉर्मूला अलग है तो आइसोमेरिज्म ही नहीं होगा। तो ड्यू को सेम होना ही पड़ेगा। अगर ड्यू डिफरेंट हुआ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिफरेंट हो जाएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला बदल जाएगा, आइसोमेरिज्म ही नहीं कहलाएगा। बोलो समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट है आपके पास आइसोमेरिज्म की। अब आइसोमेरिज्म के मैंने आपको दो पार्ट्स बताए थे, कौन कौन सा? आइसोमेरिज्म का मैंने दो पार्ट बताया था। एक बताया था मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को बेटा हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। सेम बात है, बस नाम अलग अलग है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम लोग दूसरा नाम देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म।
कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, फिर दूसरा हो जाएगा आपके पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म, फिर दूसरा हो जाएगा आपके पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, यहां हो जाएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब थोड़ा फील करना, उस दिन शायद आपको फील आया नहीं आया हो, 4 दोस्तों की कहानी सुनाई होगी, आज दूसरी कहानी सुनाता हूं। जैसे मान लो मैं दिख रहा हूं आपको, ऊपर से दिख रहा हूं, पैर भी दिख रहा है, इमेजिन कर लो तुम्हारे जैसा ही है। अब आ जाओ, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्या डिफरेंस होता है। पहले वो वाला एग्जांपल देखो, 4 दोस्त थे, चारों आपस में बॉन्ड बना रहे हैं एबीसीडी, बट कनेक्टिविटी बदल गया। दिस इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या यही बताया था? क्या यही बताया था? सेम है, अभी भी 4 है, अभी भी 4 है, बट कनेक्टिविटी बदल गया। अब ध्यान दो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। मान लो मेरे 2 हाथ हैं, मानो क्या है, और 2 पैर हैं। मैंने हाथ निकाल दिया ऐसे और पैर भी निकाल दिया, हाथ को पैर की जगह, पैर को हाथ की जगह, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। बॉडी वो भी सेम है, हाथ पैर उतने ही सेम है, कनेक्टिविटी बदल गई। फील करो, मतलब नंबर ऑफ कार्बन सेम होगा, हाइड्रोजन सेम होगा, बस कनेक्टिविटी बदल जाएगा, कोई कहीं जुड़ा होगा, कोई कहीं जुड़ा होगा। दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आज के बाद जो लॉजिक के हिसाब से समझना है, हाथ को पैर की जगह, पैर को हाथ की जगह, बाकी बदलेगा कुछ नहीं, चेंज कुछ नहीं हो रहा, ऑल सेम, बस कनेक्टिविटी डिफरेंट। समझ गए? दिस इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अच्छा, स्टीरियो को समझ लो। स्टीरियो में क्या होता है, कोई हाथ पैर वैसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होना है, बस एंगल बदल जाएगा। दोनों हाथ पहले 180 पे हैं, अब 90 पे हो जाएंगे, एंगल बदलेगा। दिस इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दोनों पहले क्या होता है, मान लो 4 बॉन्ड बने, कार्बन के 4 बॉन्ड बने, 109 डिग्री है। मान लो यहां पे H लगा है, यहां पे Cl लगा है, यहां पे F लगा है, यहां पे Br लगा है, तो H और Br में 109 डिग्री है, राइट? ठीक ना? अब मैं क्या कर रहा हूं, Br को Cl की जगह और Cl को Br की जगह लगा दिया, तो क्या एंगल बदल गया आपस में? तो अगर 3 डायमेंशन में कुछ एंगल बदलता है, उसको हम लोग कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मतलब कनेक्टिविटी सेम रहेगी, कनेक्टिविटी ही बदल गया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कनेक्टिविटी सेम के बाद एंगल बदल रहा है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आया समझ में थोड़ा बहुत? हाँ, तो इसी को हमने लिखा था कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने समझा था कनेक्टिविटी इज डिफरेंट। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने लिखा था कनेक्टिविटी ही बदल गया था। ठीक है, अब आ जाओ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कनेक्टिविटी इज सेम बट ओरिएंटेशन इन 3 डायमेंशन इज डिफरेंट। ओरिएंटेशन का मतलब एंगल, एंगल 3 डायमेंशन में बदल रहा हो, समझ रहे हो ना? एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स 3 डायमेंशन में बदल रहा है। देखो यहां पे कनेक्टिविटी तो नहीं बदलेगा, एक आम इंसान आम ही रहेगा, बट बस एंगल बदल जाए, बट ओरिएंटेशन इन 3 डायमेंशन इज डिफरेंट। आपको थोड़ा सा और फील दिलाता हूं। आपने वो पढ़ा है 60 डिग्री होगा तो गॉश फॉर्म होगा, 180 डिग्री पे एंटी फॉर्म होता है, पढ़ा है आपने? पार्शियली इक्लिप्स 0 सॉरी फुल्ली इक्लिप्स होता है 0 डिग्री पे, पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? सही बताओ, सही बताओ, नहीं पढ़ोगे? लास्ट ईयर नीट का पेपर दिया था? जो जो छोटा है नोट कर लो जल्दी, 10 सेकेंड। हो गया? हो गया? बात मत करो, लिख लो। और ये एंगल चेंज करना, एंटी, गॉस, इक्लिप्स्ड, ये मतलब 12th पास कैसे हुए तुम इसके बिना? 11th का सिलेबस है इस वजह से। 11th कैसे पास हुए? अरे तो बिहार बोर्ड में भी ये पढ़ना है? एकदम जाहिल गंवार को पढ़ा रहा हूं मैं, पढ़ लो। सही में नहीं पढ़े यार, मुझे शक हो रहा है, बाप रे।
मतलब अब मैं सोच पा रहा हूं कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आइडिया है और मुझे पढ़ाने में उसमें मेरे फेफड़े बाहर आ जाएंगे, क्योंकि है वो पूरा सोचने का 3 डायमेंशन। हाँ, सारे अमाइंस, अमाइन कहाँ है इसमें? हाँ हाँ, हर जगह नहीं होगा, इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए बोला मैं, ठीक है ना। जहां जहां, हर जगह नहीं होगा, जहां जहां केस आएगा वहां लिखवा दूंगा मैं, ठीक है। बट वो चैप्टर के अंदर, अल्कोहल में, फिनॉल में, ईथर में, अमाइन में। चलो हो गया यार, इसको बस लिखना था आपको। ऑनलाइन वाले बहुत जल्दी लिख लेते हैं। तो पता है क्या करते हैं वो, मैंने एक दिन ऑनलाइन वाले बैच में पूछा फ्राइडे के दिन कि भाई हो गया, तो बोलते हैं हाँ सर, मैं बस नोट डाउन कर लिया। हाँ, मैंने कहा कैसे किया इतना जल्दी? बोलते सर स्क्रीनशॉट ले लिया। मैंने कहा बढ़िया। तो वो लोग, आप लोगों के पास वो ऑप्शन नहीं है ना अभी। बेटा मेडिकल कॉलेज में जाना है एज ए डॉक्टर तो लिखना पड़ेगा, बाकी गार्ड वार्ड की नौकरी भी है मेडिकल कॉलेज में, चाय वाय बनाने वाली कमी होती है। तो कई लोग लिटरली लेते हैं, सर आप कहते थे ना मेडिकल कॉलेज में जाना है, आ तो गए, बस झाड़ू पोछा लगाते हैं। मेडिकल कॉलेज में जाना है स्टार मार्क करके एज ए डॉक्टर, एज ए एमबी, वेटनरी में मत चले जाना है। क्या वेटनरी जाना है? जाना है, बहुत बढ़िया। कई लोग जाते हैं जिनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का इंटरेस्ट होता है, तो वो लोग जाते हैं, ऐसे अच्छी चीज है, नॉट बैड, बहुत पैसा मिलता है उधर। जीएफ का मतलब ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला दिख रहा है। छोड़ो यार, क्या बोलूं, तुम्हें देख के फिर ये लगता है तुम मरे हुए को क्या मारूं। ए भगवान, जीएफ का मतलब ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला है। कोई सही में ना कह दे कि सर जीएफ का मतलब गर्लफ्रेंड तो नहीं है यहाँ पे, तो सही में तुम ऐसा तो नहीं सोचते हो? और मैं ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कम से कम बोर्ड पे तो नहीं करूंगा। हे भगवान, थोड़ा सा बाल कम कराओ, ज्यादा लोड आ रहा है तुम्हारे सर पे। चलो भाई हाँ, तो अभी जितना हुआ लिखते हैं, फिर इसके बाद वापस कंटिन्यू करेंगे। तो ये हो गया आपके पास, जल्दी आओ। अब आ जाओ आपके पास आइसोमेरिज्म के, हमने वो लिखा था क्या? अरे कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद लिख लेना भाई। लो, कनेक्टिविटी इज डिफरेंट। अगर हाथ की जगह पैर, पैर की जगह हाथ है, बॉन्ड ही बदल गया, तो फिर स्ट्रक्चरल। अगर बॉन्ड सेम है बट एंगल बदल रहा है, तो फिर वो स्टीरियो है। कनेक्टिविटी इन 2D इज सेम, 3D में नहीं। लिख लीजिए उसको। कनेक्टिविटी जो आपने लास्ट में लिखा है, लास्ट वाले लेक्चर में, कनेक्टिविटी इन 2D, 2D में कनेक्टिविटी सेम होगा, बट कनेक्टिविटी अगर बात करी जाए 3D में, तो वो डिफरेंट हो जाएगा। एंगल बदल रहा है, उसी को 3D का कनेक्टिविटी बोलते हैं, 2D के कनेक्टिविटी की बॉन्ड को बोलते हैं। अब सब लोग देखो इधर, क्या आपके पास हमने पढ़ा था सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले पढ़ा था चेन आइसोमेरिज्म। फिर हमने क्या पढ़ा था? पोजीशन आइसोमेरिज्म। उसके बाद आपने देखा होगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म के बाद हमने पढ़ा था बेटा आपके पास मेटामर। मेटामर के बाद हमने देखा था फंक्शनल आइसोमेरिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के बाद फिर हमने पढ़ना है टॉटोमर। यही टोटल आपके पास क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, मेटामर, मेटामर आइसोमर नहीं होता, मेटामर होता है सिंपल, इट्स सिंपली मेटामर। और टॉटोमर, क्या? मेटामर आइसोमर नहीं लिखते, आइसोमर होता है, मेटामर आइसोमर नहीं लिखते, टॉटोमर आइसोमर नहीं लिखते, टॉटोमर लिखते हैं, मेटामर लिखते हैं बस। इसको शॉर्ट फॉर्म में बेटा सीआई बोला जाता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में पोजीशन पीआई बोलते हैं, इसको आरसीआई बोल देते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसको बस मेटामर बोलते हैं और कुछ नहीं, इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं होता।
इसके बाद फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होता है एफआई, टॉटोमर का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता। उसके बाद हमने इधर पढ़ा था स्टीरियो आइसोमरिज्म में। स्टीरियो आइसोमरिज्म में फर्दर दो थे, एक था कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म और दूसरा था कन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म। इन सबकी डिटेल आएगी जब आप स्टीरियो पढ़ोगे तो। कन्फर्मेशनल और कन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म। कन्फर्मेशनल वही है जो अभी आपको मैं बता रहा था, एंगल बदल रहा है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 0 डिग्री, एंगल बदल रहा हो तो उसको कहते हैं कन्फर्मेशनल। एंगल के साथ साथ 3 डायमेंशन में भी चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं कन्फिगरेशनल। कन्फिगरेशनल की फिर दो होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शॉर्ट फॉर्म में जीआई बोल देते हैं और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को शॉर्ट फॉर्म में ओआई बोल देते हैं। जीआई एंड इसको बोल देते हैं ओआई। जीआई हो गया, ओआई हो गया। अब आ जाओ जो कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म है, ध्यान दीजिएगा। आइसोमेरिज्म में बोला गया है कि डिफरेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब मान लो कोई दो बॉन्ड है, जैसे वाटर है, वाटर छोड़ दो, मान लो कोई दो बॉन्ड है, ए है यहां, बी है यहां, सी है। ए बी और सी के बीच में जो ए बी बॉन्ड है, एसी बॉन्ड है, मान लो यहां पे पहले 60 डिग्री का एंगल है। अगर मैं इस बॉन्ड को अब थोड़ा बड़ा कर दिया, ए बी बॉन्ड और एसी बॉन्ड, अभी मान लो मैंने इसको 120 डिग्री कर दिया, मुझे बताओ एंगल बदलने से क्या कंपाउंड की प्रॉपर्टी बदलेगी? भाई बॉन्ड तो सेम है। कंपाउंड की प्रॉपर्टी तब बदलेगी जब कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन बदलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही रिएक्शन करता है। ठीक है, तो बॉन्ड तो अभी भी सेम है, अभी भी सेम है एसी, यहां भी ए बी एसी, बस एंगल बदलने से कंपाउंड की प्रॉपर्टी नहीं बदलेगी, है ना, कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बदलेगी। लेकिन पूरा का पूरा कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म एंगल बदलने पे है, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, तो इसमें एंगल बदलता है, दिखता है आइसोमरिज्म हो रहा है, बट एक्चुअल में होता नहीं है। कन्फर्मेशनल एंगल बदलने से दिखता है कि कंपाउंड पहले 60 पे था, 120 हो गया, ऐसा लग रहा है कि बदल गया, बट एंगल बदलने से एक्चुअल चीजें बदली नहीं। तो इसीलिए इसको लिखते हैं इट इज नॉट ट्रू आइसोमरिज्म। या आप पढ़ते हो ना स्यूडो फोर्स, इट इज अ फॉल्स फोर्स, है ना, फोर्स होता नहीं, ऐसा लगता है कि फोर्स है, वैसे ही ये आइसोमरिज्म है नहीं, ऐसा लगता है कि आइसोमरिज्म है। तो इसको हम स्यूडो आइसोमरिज्म या नॉट ट्रू आइसोमरिज्म बोलते हैं। एक और चीज, लास्ट चीज है इसमें, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में मैंने बोला हाथ की जगह पैर, पैर की जगह हाथ, यानी कि बॉन्ड बदल गया। अगर बॉन्ड बदल गया तो क्या आईयूपीएसी नाम सेम रहेगा, बदल जाएगा? बदल जाएगा। एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो यहां पे 4 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है, अब मैंने इसको हाथ की जगह पैर, पैर की जगह हाथ कर दिया, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बॉन्ड तोड़ के कंपाउंड सेम है, बट देखो चेन आइसोमर है, ये चेन आइसोमर है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर तो है ही ना, इसका नाम सेम है डिफरेंट है। तो जब भी आपको स्ट्रक्चर बदलोगे तो नाम बदल जाएगा, आईयूपीएसी नेम बदल जाएगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में आईयूपीएसी नेम इज ऑलवेज डिफरेंट। कभी कभी क्वेश्चन आता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन टू कंपाउंड, अगर वो नाम डिफरेंट आ रहा है, नाम डिफरेंट है तभी आएगा वो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है। नाम अगर सेम है दैट मींस वो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में स्ट्रक्चर ही बदल गया। चेन आइसोमरिज्म में चेन की वजह से स्ट्रक्चर बदला, पोजीशन की वजह से स्ट्रक्चर बदला, रिंग और चेन होने से स्ट्रक्चर बदला, मेटामर में बाइवेलेंट की वजह से स्ट्रक्चर बदला, किसी न किसी वजह से स्ट्रक्चर बदल रहा होता है। और अगर स्ट्रक्चर बदल रहा है यानी कि आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर स्ट्रक्चर बदल गया, सीधा समझना, अगर हाथ की जगह पैर, पैर की जगह हाथ लगाया तो पूरा का पूरा, फिर मेरे को आदि मानव बुलाएंगे लोग, मानव थोड़ी बुलाएंगे। वैसे ही अगर आपने इसका बॉन्ड तोड़ दिया, नाम ही बदल गया पूरा, आईयूपीएसी नेम इज डिफरेंट। लेकिन क्या यहां बॉन्ड टूट रहा है? केवल एंगल ही तो बदल रहा है। अगर एंगल बदल रहा है वो भी 3 डायमेंशन में, तो एंगल से आईयूपीएसी नाम थोड़ी डिसाइड होता है। कभी आईयूपीएसी नेम ही आपने सुना है कि एंगल क्या था? तो आईयूपीएसी नाम एंगल के बदलने से नहीं बदलता है, देयरफॉर इसका आईयूपीएसी नेम सेम होगा। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में जो आईयूपीएसी नाम है वो डिफरेंट है, स्टीरियो में जो आईयूपीएसी नाम है वो सेम है।
और उम्मीद यह है कि आप अगले 10 सेकंड में इसको नोट डाउन कर लेंगे। हो गया? जल्दी। अब लिखो हेडिंग चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म जो है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इसको बोला जाता है एस्केलेटल आइसोमेरिज्म। जोड़ लीजिए यहीं पे, एस्केलेटल। हो गया है? कैसे पता चला? गधों। एस्केलेटल आइसोमेरिज्म, ध्यान दीजिएगा, अगर चेन बदल गया तो पूरा पूरा स्केलेटन ही तो बदल गया कंपाउंड का। कंपाउंड का स्केलेटन क्या है? पेरेंट चेन। तो अगर पेरेंट चेन ही बदल गया, स्केलेटन बदल गया, दैट मींस इसको बोलते हैं स्केलेटल आइसोमेरिज्म। इसको एक और नाम से बुलाते हैं, इसको एक और नाम से बुलाते हैं और ब्रांच आइसोमेरिज्म, या इसको ब्रांच आइसोमेरिज्म लिखना सही नहीं है, ब्रांच चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं इसको। चेन आइसोमेरिज्म बोलो, ब्रांच चेन आइसोमेरिज्म बोलो। अब ध्यान देना, इसको ब्रांच चेन क्यों बोलते हैं? चेन आइसोमेरिज्म में मैंने बोला था या तो पेरेंट चेन ही डिफरेंट हो जाए या तो साइड चेन डिफरेंट हो जाए, ब्रांच डिफरेंट हो जाए। तो जब जब ब्रांच डिफरेंट होगा, ब्रांच चेन आइसोमेरिज्म। जब जब चेन पेरेंट चेन डिफरेंट होगा, चेन आइसोमेरिज्म। और दोनों को स्केलेटल आइसोमेरिज्म। आया समझ में? तीनों एक ही बात है। कहीं चेन लिखा मिलेगा, कहीं ब्रांच चेन लिखा मिलेगा, कहीं पे स्केलेटल मिलेगा। ब्रांच चेन का मतलब स्पेसिफिकली साइड चेन या ब्रांच में देखना है आपको। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब आपको साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है। एस्केलेटल का मतलब कहीं भी डिफरेंट हो सकता है। लिख लीजिए। अगर कोई पूछे कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रांच चेन आइसोमेरिज्म, तो ऐसा घबराना नहीं है कि सर हमने तो चेन ही पढ़ा है। एक ही बात है, चेन, ब्रांच चेन, एस्केलेटल, तीनों एक बात है। आपको कोई पूछे स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल, एक ही बात है। और एग्जाम में स्ट्रक्चरल नहीं लिखा आता, एग्जाम में आता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। नाम है बस घुमाने फिराने का। लिखे आगे, लिखो चेन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट जब आप हेडिंग डालोगे चेन आइसोमेरिज्म, पढ़ तो लिया ही अपने चेन आइसोमेरिज्म, आज उसको क्विक रिकैप दे देते हैं। और जो चीजें आपको ऐड, 10 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर पोजीशन के रिकैप, फिर 10 क्वेश्चन, फिर आरसीआई, फंक्शनल, मेटामर। आज का टारगेट हमारा ये है। तो अक्टूबर से पहले पहले आज अपने को स्ट्रक्चर खत्म करना है, ठीक है? आई चेन आइसोमर है, देखो एक चीज तो कॉमन होगी ना कि अगर चेन आइसोमर है तो मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, डिफरेंट? मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। अच्छा, अगर मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तो क्या जनरल फॉर्मूला भी सेम होगा? जनरल फॉर्मूला सेम होगा तो इंपेरिकल फॉर्मूला भी सेम होगा। अगर इंपेरिकल फॉर्मूला भी सेम है तो मैं क्या लिख सकता हूं? मोलिक्यूलर वेट भी सेम होगा। भाई मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मोलिक्यूलर वेट भी सेम होगा। अगर मोलिक्यूलर वेट भी सेम होगा तो क्या वेपर डेंसिटी भी सेम होगा? अगर वेपर डेंसिटी भी सेम होगा तो क्या परसेंटेज कंपोजिशन भी सेम होगा? अगर परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट सेम है तो मुझे बताओ डीयू सेम है या नहीं? हर आइसोमेरिज्म में बेटा डीयू सेम होना है। आरसीआई में भी डीयू सेम होता है, बताऊंगा। हर आइसोमेरिज्म में डीयू, अगर डीयू डिफरेंट हुआ मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन बदल जाएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला ही बदल जाएगा। अगर डीयू डिफरेंट हो, आइसोमर ही नहीं है वो। ठीक हो गया? तो इतनी सारी चीजें आपको सेम मिलेगी, लेकिन डिफरेंट भी होगा कुछ। क्या डिफरेंट आता है? ध्यान से देखना। या तो साइड चेन डिफरेंट है या तो पेरेंट चेन डिफरेंट है, या तो डिफरेंट पेरेंट चेन है और डिफरेंट साइड, दोनों में से कोई भी। भाई या तो दोनों डिफरेंट हो जाए या तो दोनों डिफरेंट हो जाए, है ना, या तो दोनों में से कोई भी डिफरेंट हो जाए। अब ध्यान देना, डिफरेंट पीसीसी से क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंट पेरेंट कार्बन चेन? डिफरेंट पेरेंट कार्बन चेन का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन इज डिफरेंट। व्हाट इज डिफरेंट पीसीसी? नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी इज डिफरेंट। नंबर ऑफ कार्बन जो है पीसीसी में वो क्या है? डिफरेंट है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंट साइड चेन?
नंबर ऑफ कार्बन इन साइड चेन या ब्रांच इज डिफरेंट, ठीक है ना, नंबर ऑफ कार्बन इज डिफरेंट इन साइड चेन। अच्छा, साइड चेन को ही ब्रांच बोलते हैं और उसी को सबस्टिट्यूएंट बोलते हैं, ये समझते हो ना? नहीं समझते हो तो लिख दो, साइड चेन को ही, एक अभी बच्चा आया कि सर साइड चेन तो समझ आ गया, ब्रांच नहीं समझ आ रहा। साइड चेन इक्वल टू ब्रांच इक्वल टू सब्स्टिट्यूएंट। जैसे तुम्हारे घर का नाम कुछ और होता है, स्कूल का नाम कुछ और होता है, और व्हाट्सएप पे जो गुड नाइट आता है वो अलग नाम से आता है, तो फिर कई नाम हो सकते हैं ना? ये नहीं, ज्यादा ना समझा करो, लिख लो। अब चेन आइसोमेरिज्म है, चेन आइसोमेरिज्म में एक और चीज, चेन आइसोमेरिज्म में हमने लिखवाया था कि आपके पास एक्स वाई सेम है या डिफरेंट, एक्स और वाई निकालते थे, एक्स वाई सेम है या डिफरेंट, एक्स वाई आपके पास आ जाएगा डिफरेंट, ठीक हो गया, एक्स वाई डिफरेंट आ रहा है। अब सेम, ये रिकैप हो गया चेन का। अब इसी को रिकैप देते हैं पोजीशन आइसोमर का। मुझे बताओ पोजीशन आइसोमर में क्या वही सेम चीजें आ जाएंगी? क्या सेम तो वही रहने वाला है, कुछ और भी होगा क्या? क्या सेम क्या होगा? डिफरेंट तो मैं समझ रहा हूं, व्हाट इज सेम? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है ही, हाँ एग्जैक्टली इसमें आ जाएगा और सेम पेरेंट चेन, क्योंकि अगर पेरेंट चेन बदल जाए, अगर पेरेंट चेन बदल जाए, सेम पीसीसी एंड साइड चेन, सेम पेरेंट चेन और साइड चेन, पेरेंट चेन या साइड चेन बदल जाएगा तो सीआई हो जाएगा ना, पीआई नहीं होगा, वो तो सीआई में चला जाएगा, पीआई नहीं होगा फिर वो। तो यहां पे दो और चीजें आ जाएंगी, पीसीसी भी सेम होगा, साइड एससी भी सेम होगा, मतलब साइड चेन भी सेम होगा, पेरेंट चेन और ब्रांच भी सेम होगा, या पेरेंट चेन और सब्स्टिट्यूएंट भी सेम होगा। चलो, लेकिन डिफरेंट क्या होगा, ध्यान देना, डिफरेंट तीन चीजें हो सकती है। डिफरेंट, अब नाम से क्लियर है, पोजीशन डिफरेंट हो रहा है। पोजीशन आइसोमर में डिफरेंट पोजीशन किसका? तीन चीजों का, तीन चीजों का। पहला है आपके पास मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन या तो बदल सकती है, और मल्टीपल बॉन्ड के बाद और, या तो ब्रांच की पोजीशन बदल सकती है, ब्रांच बोलो, साइड चेन बोलो, सबस्टिट्यूएंट बोलो, या तो आपके पास फंक्शनल ग्रुप की, तीनों में से कोई भी बदल सकता है, तीनों भी बदल सकते हैं, दो भी बदल सकता है, मिनिमम एक बदलना चाहिए, ये होता है कॉन्सेप्ट, मिनिमम एक बदलना चाहिए, ये होता है कॉन्सेप्ट। या तो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन बदल जाए, या तो ब्रांच की पोजीशन बदल जाए, या तो साइड चेन की पोजीशन बदल जाए, या दो एक साथ बदल जाए, तीन एक साथ बदल जाए। कहने का मतलब है कोई भी एक कार्बन पे पूरे कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड बदल रहा हो, या ब्रांच बदल रहा हो, या फंक्शनल ग्रुप बदल रहा हो, तो क्या हो जाएंगे? पोजीशन आइसोमर। एक और चीज, इसमें एक्स वाई सेम आ रहा था, डिफरेंट आ रहा था, तो क्या एक्स वाई सेम आ रहा था तो मैं पोजीशन आइसोमर बोलूं? गलत, पोजीशन आइसोमर सेम हो रहा था, तो ये एक्स वाई सेम हो रहा था, तो पोजीशन आइसोमर तभी आएगा व्हेन आईयूपीएसी नेम इज डिफरेंट। अगर आईयूपीएसी नेम ही सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो गया। पीआई तभी हो रहा था व्हेन आईयूपीएसी नेम इज डिफरेंट। पीआई पोजीशन आइसोमर तभी होगा ना, अब वो तो स्ट्रक्चर का पार्ट है ना, तो स्ट्रक्चर के तो सारे ही आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होते हैं। चलो, पोजीशन आइसोमर तब होगा जब आपके पास आईयूपीएसी नेम डिफरेंट हो। अच्छा, व्हेन आईयूपीएसी नेम सेम होगा तो क्या मैं उसको सेम कंपाउंड बोलता हूं? आईयूपीएसी नेम सेम कंपाउंड को बोलते हैं, आइडेंटिकल कंपाउंड बोल दो, या इसी को बेटा प्यार से होमोमर बोलते हैं। आइसोमर मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टी, होमोमर मतलब सेम प्रॉपर्टी, तो ये तीनों एक ही चीज है, और तीनों तब होता है व्हेन आईयूपीएसी नेम इज डिफरेंट, सॉरी सेम, व्हेन आईयूपीएसी नेम इज सेम। जब आईयूपीएसी नेमिंग किया दो कंपाउंड का, और अगर सेम आ गया, आईयूपीएसी नेमिंग किया और आपके पास सेम आ गया, दैट मींस वो कंपाउंड ही सेम है। अगर आईयूपीएसी नेम सेम है तो कंपाउंड हमेशा ही सेम ही होगा। अगर आईयूपीएसी नेम डिफरेंट आ रहा है तो सोचेंगे कुछ और, तो फिर आइसोमेरिज्म होगा। अगर आईयूपीएसी नेम डिफरेंट है तो ही स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा, आईयूपीएसी नेम सेम हो गया तो स्ट्रक्चरल हो ही नहीं सकता।
हो गया? क्वेश्चन करें? होमोमर हो गया, नॉट आइसोमर। आज तुमको उस वाले बैच से आगे लेके चलता हूं, ठीक है? यस सर कहने से नहीं होता खाली। हो गया? ले 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 लो, बेचारे लड़के लिख रहे हैं यार, रुका करो, मैं लड़कों के लिए रुक जाता हूं। क्यों भाई, सही है ना? लड़कों में एक, लड़कियों तुमको बता देता हूं, लड़कों में एक चलता है ब्रो कोड। हैव यू हर्ड अबाउट इट? ब्रो कोड जानते हो क्या होता है? लड़के इशारों में सबको समझ जाते हैं एक दूसरे की भावनाएं, इसको कहते हैं ब्रो कोड। वो ब्रेक नहीं हो सकता, वो लड़कों के साथ है मेरा, समझो आप। क्यों लड़कों, है ना तुम्हारा? ऐसा दिल मत तोड़ देना ना बोल के, झूठ बोल रहे हैं। समय आने पे हम इम्तिहान देते हैं, ऐसे नहीं। चलिए, लिख लिया आपने? क्वेश्चन करें? अच्छे क्वेश्चन से, आंसर मत टेपना तुम लोग। चले, चलो। क्वेश्चन है, संबंध बताइए। इसमें इसमें आपको हंसना है। फाइंड रिलेशन ऑफ कंपाउंड्स। चेन आइसोमेरिज्म है कि पोजीशन है, ये बोल रहा था मैं, पता नहीं आप क्या समझ जाते हो। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2। ए रुक जाओ, एक साथ करो, पहले लिख लो साथ साथ में। आपको पता है एक बात, मुंह बंद करके भी लिखा जा सकता है। ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो, अच्छा लगेगा कभी कभी तो। बेटा तुम वाह वाह कर रहे हो ना बेटा, आ कराऊंगा अभी। अभी इसमें तुम लोग क्या हंसी मजाक करने आते हो क्या? कैसे है यार ये? अभी पूछा मैंने, अभी मैंने पूछा स्टीरियो आइसोमेरिज्म आता है, तो सबकी ऐसे ओहो कैसे आता है ये कोई सब्जेक्ट था? अभी देख लो, बातें करने को मिल जाए तुम्हें, पता नहीं क्या क्या, क्या कौन सी ऐसी बातें होती है जो तुम करते हो? ऐसा नहीं होता है कि हाँ मेरे गली में कोई शिफ्ट हुआ है आज? नहीं। ओ एच। मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान से करना। रैंडम क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। चलो भाई, 9 क्वेश्चंस। लिख लिया क्या?
लिख लिए तुम? इतना घूर के क्या देख रहे हो, जल्दी लिखो। फिर बोलोगे जीएफ का मतलब ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला तो नहीं है। तुम लोगों के बचपन में पिटाई नहीं हुई थी क्या? बहुत हुई है। और होनी चाहिए थी, ऐसा लगता है, छूट गया कुछ तो। घर वालों ने बहुत अच्छे से होमवर्क किया नहीं आपके साथ। चाइल्ड सेफ्टी, चाइल्ड लगता है कोई दूर दूर से। सेफ्टी तुम्हें छोड़ दिया जाए ना तो इसे रोड साइड डॉग सी यू आर डेंजरस। कुत्ते काटने से रेबीज हो नहीं हो, तुम्हारे से जरूर होगा। वही होता है ना, रेबीज ही होता है ना। इतनी बायोलॉजी तो मुझे आ जाती है। लो, अगर मैं बायो का पेपर दूं तुम्हें क्या लगता है 360 से कम आएगा क्या मेरा? नो स्कोप। वो जो ऑप्शनल सेक्शन बी में होगा ना वो भी करके आऊंगा मैं। चलो हो गया, आ जाओ। आपकी मर्जी हो तो आप इसमें एक्स वाई लगा सकते हो। मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा क्योंकि मैंने ट्रिक बता दिया, दोबारा बताने की जरूरत नहीं, आप एक्स वाई से लगा सकते हो। अभी कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं, आप ट्रिक भी लगा लो, दोनों लगा लो साथ साथ में। मैं अपना कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखो, सबसे पहले कोई भी आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आ जाए अपने को पेरेंट चेन आना चाहिए लिखने। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में जब आप देखोगे तो क्या आपके पास यही 4 कार्बन का पेरेंट चेन सबको दिख रहा है? और यहां पे जाओगे तो यहां पे 3 कार्बन का पेरेंट चेन दिख रहा है। ठीक है, तो अगर पेरेंट चेन ही बदल जाए तो क्या बोलते हैं उसको? तो पहले वाले कंपाउंड का आंसर चेन आइसोमर है। दूसरे वाले में आते हैं, इसका पेरेंट चेन मैंने खोजा, 5 आया। अगर मैं इसका पेरेंट चेन देखता हूं क्या 4 आ रहा है। अगर मैं इसमें पेरेंट चेन देख रहा हूं तो क्या 3 आ रहा है। अब आ जाओ, अगर मैं 1 और 2 में पूछता हूं तो क्या वो सीआई है? 1 और 3 में क्या रिलेशन है? 2 और 3 में क्या रिलेशन है? सब में पेरेंट चेन डिफरेंट हो गया तो सीआई हो जाएगा, चेन आइसोमरिज्म हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें पेरेंट चेन कितने कार्बन का है? इसमें पेरेंट चेन कितने कार्बन का है? इसमें पेरेंट चेन कितने कार्बन का है? इसमें पेरेंट चेन बताना। इसमें भी 4 है क्या? इस वाले में 3 होगा, इसमें भी 3 होगा, और इसमें भी 3 होगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 3 में अगर मैं 1 और 2 में रिलेशन पूछूं तो क्या आएगा? 1 और 2 में पेरेंट चेन डिफरेंट है। अगर पेरेंट चेन या साइड चेन डिफरेंट होता है तो सीआई बोल देते हैं। अब मुझे 1 और 3 में रिलेशन बताओ। 1 और 3 में क्या पेरेंट चेन फिर से डिफरेंट है? यहां 6 कार्बन या 4 कार्बन, तो बेटा आपके पास सीआई आ जाएगा। 1 और 4 में रिलेशन बताओ, क्या यहां भी पेरेंट चेन डिफरेंट है? अगर पेरेंट चेन डिफरेंट हो तो सीआई हो जाएगा। 1 और 5 में रिलेशन बताओ। 1 और 5 में क्या दोनों में पेरेंट चेन डिफरेंट है? 1 और 6 में बताओ, क्या फिर से पेरेंट चेन डिफरेंट है? 1 और 7 में बताओ, 1 और 8 में बताओ। तो जहां जहां पेरेंट चेन ही बदल गया वहां चेन आइसोमर आ गया। अब आ जाओ, अगर मैं आपसे पूछता हूं 2 और 3 में क्या रिलेशन है? 2 और 3 में पेरेंट चेन बदल गया तो सीआई हो गया। 2 और 4 में बता दो जरा, 2 और 4 में भी सीआई है, पेरेंट चेन ही बदल गया। 2 और 5 में बताओ, वहां भी पेरेंट चेन बदल रहा है। 2 और 6 में बताओ, वहां भी पेरेंट चेन बदल रहा है। 2 और 7 में बताओ, 2 और 8 में भी सीआई। ओके बेटा, अभी सीआई पढ़ लो नहीं तो ही आ जाएगी। इधर आओ, 3 और 4 में क्या पेरेंट चेन सेम है? साइड चेन भी सेम है। साइड चेन सेम का मतलब नंबर ऑफ कार्बन साइड चेन में सेम हो, तो यहां भी एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, साइड चेन भी सेम है। पेरेंट चेन भी सेम है, साइड चेन भी सेम है, बस पोजीशन बदल गया। तो पेरेंट चेन सेम होना होगा, साइड चेन सेम होना होगा, तब पोजीशन देखते हैं। तो आगे आपके पास पीआई। 3 और 5 में बताओ, 3 और 5 में पेरेंट चेन सेम है डिफरेंट?
पेरेंट चेन देख के बताओ सेम है डिफरेंट? साइड चेन सेम है डिफरेंट? डिफरेंट है। यहां एक कार्बन का साइड चेन है, दो कार्बन का साइड चेन है। तो अगर आपके पास साइड चेन डिफरेंट हो गया तो सीआई। पहले चेन आइसोमर देखना है, पहले पेरेंट चेन देखना है, फिर साइड चेन देखना है, फिर डिसाइड करना है। ठीक है, अब आ जाओ 3 और 6 में एक बार सोच के बताओ। ये 3 है और ये 6 है, पेरेंट चेन सेम है डिफरेंट? तो अगर पेरेंट चेन ही डिफरेंट हो गया तो आगे नहीं बढ़ेंगे, सीआई होगा। 3 और 7 में देख के बताओ, पेरेंट चेन ही बदल गया, 4 कार्बन 3 कार्बन हो गया। 3 और 8 में भी सीआई हो जाएगा। चलो 4 और 5 में रिलेशन बताओ। ये 4 है या 5 है? बताओ मुझे, पेरेंट चेन सेम है डिफरेंट? पेरेंट चेन सेम है डिफरेंट? इसमें भी 4 कार्बन, इसमें 4 कार्बन। साइड चेन सेम है डिफरेंट? साइड चेन डिफरेंट है। यहां एक कार्बन का साइड चेन या 2 कार्बन का साइड चेन है, साइड चेन डिफरेंट हो गया, सीआई हो गया। अब आ जाओ 4 और 6 में क्या रिलेशन है? ये 4 है और ये 6 है, पेरेंट चेन सेम है डिफरेंट? अगर पेरेंट चेन डिफरेंट हो गया तो क्या सीआई हो जाएगा? 4 और 7 में क्या रिलेशन है? 4 और 8 में क्या रिलेशन है? सीआई। बहुत बढ़िया, तो जगह ही नहीं है। 5 और 6 में क्या रिलेशन है? 5 और 7 में क्या रिलेशन है? 5 और 8 में क्या रिलेशन है? 6 7 6 8 7 8। आ जाओ 5 और 6 देखते, 1 2 3 4 5। 5 और 6 में क्या रिलेशन? पेरेंट चेन डिफरेंट है, सीआई हो गया। 5 और 7 में पेरेंट चेन सेम है? डिफरेंट है, डिफरेंट है। अब आ जाओ 6 7 में क्या है? पेरेंट चेन सेम है डिफरेंट? साइड चेन सेम है डिफरेंट? 3 कार्बन 2 कार्बन हो गया, तो अगर साइड चेन डिफरेंट हो गया तो भी सीआई। 6 और 8 में बताओ, पेरेंट चेन सेम है डिफरेंट? पेरेंट चेन साइड चेन, सीआई होगा इसमें। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट में? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आपको पेरेंट चेन देखना है, फिर आपको साइड चेन देखना है। जल्दी से करो, मैं गर्म पानी लेके आता हूं। क्या हो गया? कोई डाउट है? कौन सा? कोई डाउट नहीं? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। सबसे पहले पेरेंट चेन देखना है, फिर साइड चेन देखना है, फिर आगे की कहानी है। तो सबसे पहले काम करते हैं, पेरेंट चेन क्या यही बना होगा? 4 कार्बन का पेरेंट चेन होगा। यहां पे एक बार पेरेंट चेन देखते हैं, तो क्या ये वाला होगा 3 कार्बन का? पेरेंट चेन सेम है डिफरेंट? अगर डिफरेंट है तो क्या फोर्थ में चेन आइसोमर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5। मोलिकुलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। छूट गया। वो नहीं रहता तो कंपाउंड ही सेम नहीं है, तो फिर आइसोमर ही नहीं है, मोलिकुलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है ना। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी 5। आ जाओ साथ में करते। इधर देखो, इसका पेरेंट चेन सेलेक्ट करो। कितने कार्बन का रहा है? स्ट्रेट चेन लू? नहीं, स्ट्रेट चेन ही लूंगा। जिसमें ज्यादा से ज्यादा ब्रांच आता है उसको लेते हैं। 5 का साइड चेन आ रहा, पॉइंट 5 का पेरेंट चेन आ रहा सबका। इधर आओ सेकंड में, स्ट्रेट चेन लू? एक ही बात था, स्ट्रेट लेते वो लेते एक ही बात था। अब देखना ध्यान से, पेरेंट चेन कितने कार्बन का है? इसका पेरेंट चेन कितने कार्बन का है? पेरेंट चेन सेम निकल गया। अब साइड चेन की बारी। साइड चेन यहां पे 2 और 1 कार्बन का है, 2 और 1 कार्बन का है। यहां पे साइड चेन भी 2 और 1 कार्बन का है, तो साइड चेन भी सेम है, पेरेंट चेन भी सेम है, साइड चेन भी सेम है। अब चेक करते हैं पोजीशन बदला है क्या? 2 और 3 पे साइड चेन है, यहां भी 2 और 3 पे साइड चेन है, पोजीशन भी सेम है।
अब जब इसका आईयूपीएसी नाम लिख के देखोगे तो सेम आ रहा है, दीज बोथ आर होमोमर, ये दोनों में रिलेशन जो है वो होमोमर है, आइडेंटिकल कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं। दोनों का नाम लिख के देखो सेम आ रहा है। यस यस, नंबरिंग जो भी हम कर रहे हैं पेरेंट चेन का सिलेक्शन वो आईयूपीएसी की नंबरिंग है, होमोमर और आइडेंटिकल कंपाउंड। अगर आईयूपीएसी नाम सेम आने लगे मतलब होमोमर और आइडेंटिकल कंपाउंड है। क्वेश्चन नंबर 6 में देख के बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 में देख के बताओ। आइसोमर नहीं है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं है, मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट है, फिर कुछ छूटा है। चलो पेरेंट चेन एक बार सेलेक्ट करते हैं। आइए, पेरेंट चेन कितने कार्बन का है? क्या आपको दिख रहा है? मिथाइल का कार्बन नंबर 1 आएगा, फिर इसका 2 जाएगा, इसका 3 जाएगा और इसमें 4,5 यहां आएगा। इथाइल में 2 कार्बन है, सबको दिख गया? अब आ जाओ नेक्स्ट वाले कार्बन पे देखते हैं। तो क्या मैं एक ये करूंगा 1, 2, 3, 4, 5? और कोई ऑप्शन नहीं है। पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है क्या? तो पेरेंट चेन तो सेम हो गया। साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है भाई, एक एक कार्बन का है, वहां भी एक एक कार्बन का है, तो साइड चेन भी सेम है। पेरेंट चेन भी सेम है, साइड चेन भी सेम है। पोजीशन यहां भी 2 और 3 पे मिथाइल है, यहां भी 2 और 3 पे मिथाइल है, तो पोजीशन भी सेम है। अब एक बार सोच के देखो, क्या दोनों का नाम सेम है? दोनों का नाम सेम है, होमोमर होगा। 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन ही तो है। समझ में आया? पहला अटैक करना है साइड पेरेंट चेन पे, फिर अटैक करना है साइड चेन पे, फिर जाना है पोजीशन पे। और अगर तीनों ही सेम आ रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आईयूपीसी नाम देखना है। अगर आईयूपीसी नाम सेम आ गया, होमोमर। नहीं आया, आइसोमर ही नहीं होगा। नहीं आया तो फिर फंक्शनल और रिंग चेन में जाएगा। अभी आ रहे हैं उस पर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। तुम्हारा ध्यान कहां है? फोकस बोर्ड पे। 7, चेन आइसोमर है, पोजीशन है। क्या इसका पेरेंट चेन यही होगा 1, 2, 3, 4 और इसका पेरेंट चेन यही होगा 1, 2, 3? चेन आइसोमर हो गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन या पोजीशन? पोजीशन कितने लोग कह रहे हैं? चेन कितने लोग कह रहे हैं? अब हाथ दीजिए। पोजीशन कितने लोग कह रहे हैं? बेटा हाथ तोड़ देता मैं। क्या ये यही होगा? किधर से भी काउंटिंग करो पेरेंट चेन यही होगा। यहां पे भी किधर से काउंटिंग करो पेरेंट चेन यही होगा। पेरेंट चेन सेम है, लेकिन साइड चेन तो देखोगे। साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग है क्या? साइड चेन 2 कार्बन का है, साइड चेन या एक एक कार्बन का है। नंबर ऑफ कार्बन साइड चेन में डिफरेंट होने पे क्या इसको चेन आइसोमर बोला जाता है? हाँ है ना? एक्स वाई से करके देखो, सेम आ रहा है। एक्स वाई से करोगे 51 आएगा, वहां 52 आ रहा है, डिफरेंट चेन आइसोमर आएगा। खैर अपने तो कॉन्सेप्ट वाले हैं ना, अपन तो कॉन्सेप्ट से करेंगे। 9th क्वेश्चन सही करके बताओ। चेन है, किसको लग रहा है ये चेन है? ध्यान से, चेन है, चेन है, सीआई है। पोजीशन किसको किसको लग रहा है? पोजीशन लग रहा है, गुड। पोजीशन लग रहा है, -1। अगर पोजीशन लग रहा है तो -1 है। बताता हूं कैसे। देखो ध्यान से, इधर आओ। क्या मैं इसका नंबरिंग लेफ्ट से करूं राइट से करूं? बातें की है तो इसमें पेरेंट चेन में 7 कार्बन सबको फील हो गया। अब देखो इधर भी लेफ्ट से करूं राइट से करूं, बातें की है। पेरेंट चेन में तो सेम है। अब साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं। साइड चेन में कितने कार्बन है? यहां साइड चेन में कितने कार्बन है? आईयूपीएसी। साइड चेन में नंबरिंग कहां से करते थे? ब्रांच से। फिर यहां ये तो ब्रांच है, दिस इज नॉट पेरेंट चेन ऑफ साइड चेन। पेरेंट चेन ऑफ साइड चेन ये है, तो साइड चेन डिफरेंट है क्या? साइड चेन डिफरेंट है तो सीआई बोलेंगे क्या? स्टार लगा लीजिए।
नंबरिंग होगा वो। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ 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 ओके, चेंज कर। लास्ट क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन नहीं होगा उससे, बोला था ना 90% जगह लगेगा, इसीलिए कॉन्सेप्ट जरूरी है। हाँ, पोजीशन आइसोमर 3 और 4, हाँ पोजीशन है। साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन अलग कहां है? एक कार्बन का साइड चेन है, एक कार्बन का साइड चेन है। एक में मिथाइल और इथाइल कर दिया, और ये दोनों रहता तो मोलिकुलर फॉर्मूला इस बदल गया ना, मोलिकुलर फॉर्मूला बदल जाएगा, आइसोमर ही नहीं होगा। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रखोगे, उसके बाद आइसोमर आएगा। हो गया, सबका हो गया। हाँ, लास्ट वाले में पेरेंट चेन आप सेलेक्ट कर लोगे, किधर से भी नंबरिंग करोगे बराबर आ रहा है, 4 पे ब्रांच आ रहा है। यहां भी किधर से भी नंबरिंग करो 4 पे ब्रांच आ रहा है। एक्स वाई कॉम्प्लेक्स में नहीं लगेगा, इसीलिए बोला था 99% लगेगा, हर जगह नहीं लगेगा। चलो अब आते हैं, तो पेरेंट चेन तो सेम है, बट साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन, यहां साइड चेन 3 कार्बन का है, यहां साइड चेन का पेरेंट चेन दोनों 2 कार्बन का है, तो नंबर ऑफ कार्बन इन साइड चेन इज डिफरेंट एंड देयरफॉर सी आई हो गया वो। हाँ, बट वो केवल कॉम्प्लेक्स के लिए आप बोल रहे हो, जनरल स्टेटमेंट तो ये कि साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम हो। अगर मैं बोल रहा हूं साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, मतलब साइड चेन के पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है। चलो भाई, पोजीशन आइसोमर आपने थ्योरी लिख लिया है, कुछ 10-11 क्वेश्चन करते हैं उस पर भी, अच्छे क्वेश्चन है जो दिमाग खोल देंगे। करें, पोजीशन आइसोमर लिखिए, क्वेश्चन फाइंड रिलेशन, होमोमर है या आइसोमर है या क्या है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1,
हो गया? तुम दोनों भाई हो क्या? नहीं? ये एक साथ मनोज बाजपेयी गैंग्स ऑफ वासेपुर में क्यों बने हो? कोई फैमिली रीजन है या फिर ऐसे ही? फैमिली रीजन है मतलब? प्लानिंग और किया था कि एक साथ? अरे भाई, और इन दोनों बेचारों को फंसा दिया तुमने। तुम्हारा बर्थडे आज? तुम क्यों बोल रहे हो बर्थडे उसका? है ना? किस दिन जाएगा बाहर? नाइस नाइस, बढ़िया है। मैं भी जब पढ़ता था ना, तब मैं ऐसे ही हो गया था एक टाइम पे, तो कि जब आप पढ़ाई में सही में डीप डाइव करने लगते हो तो फिर आपको जिंदगी के मोह माया सब दूर होते जाते हैं। अच्छी चीज है, आई अप्रिशिएट इट। आपका समय, आप पढ़ो मस्ती से। अभी क्या बाल वाल रख के क्या करोगे? बाल से कुछ नहीं होता बाबा। बाल नहीं भी हो, डॉक्टर हो ना, बहुत कुछ हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है वो डायलॉग, हमेशा याद रखना। सरकारी मेडिकल सीट में इतनी पावर है ना। यस, याद है तुम्हें? लड़कियों, आपको आईएएस ऑफिसर मिलेगा, इसलिए आपको तो और पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप बेरोजगार से शादी करने से रहे। तो एक बड़ा अच्छा, आप लोग जानते हो नादिल फाजली को? जानते हो? सुना है? नाम सुना है? ये बहुत अच्छे शायर है, नादिल फाजली। तो बड़े अच्छे शायर हैं उन्होंने, बड़ा मार्मिक लाइन बोला है कि मैंने ऐसे मरते हुए प्रेम मोहब्बत को कई कॉलेजों में, कई डेस्क पे, कई बैक बेंचेस पे देखा है। तो ये जो आप बैक बेंचों पे, कॉलेज में, डेस्क में ये सब करते हो ना, ये यहीं खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन है, जो आप समझोगे तो पता लगेगा। कई प्यार मोहब्बत की कहानियां मैंने ऐसे ही क्लासरूम में, बैक बेंचेस में मरते हुए देखा है। काफी अच्छी बात है वो। अगर उसी क्लासरूम में टॉपर हो, ये कॉलेज में पता लगेगा। जो लड़कियां होती हैं जनरली टॉपर्स की दोस्त बनती हैं, रीजन उनको क्लास एग्जाम से पहले नोट्स चाहिए। देखो बड़ी सिंपल है एंड इट्स वेरी गुड। मैं भी करता था दोस्ती, जो लड़कियां पढ़ने में अच्छी होती थी उनसे, नोट्स के लिए। तो नोट्स हम मिल जाते थे, फिर हम पास हो जाते थे, क्योंकि मैं पढ़ता नहीं था ना कॉलेज में। कॉलेज में तो पढ़ाता था, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे जाता था टीचिंग में, तो टाइम नहीं होता था। तो मेरे को चाहिए होता था जुगाड़। जुगाड़ वो होता था कि भाई कॉलेज में वो मिल जाए, फर्रे टाइप नोट्स मिल जाए, शॉर्ट नोट्स, और पीवाईक्यू करके चले जाओ, पास हो जाते थे। एक बार पता है आपको, हमारी एक सब्जेक्ट होती है इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें रेडियो एंड वो सब सिखाया जाता है, सेमीकंडक्टर बनाना, रेडियो के अंदर वो देखते हो बनाते हैं वो, तो वो सर्किट वर्किट बनाना सिखाते हैं उस एग्जाम में, और बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होता है, मतलब रेयर लोग पास होते हैं। तो 20 नंबर का पेपर हुआ था, 20 नंबर में 4 नंबर पे पास था, और 80% लोग फेल किए थे उस एग्जाम में। नहीं, मैं भी फेल था। तो ऐसा कोई मेरे सींग थोड़ी निकले कि मैं पास हो जाऊंगा। तो मैं भी फेल था उसमें, और बहुत मतलब 3-4 लोग पास हुए थे, और जो पास हुए थे उसका 4.25, किसी का 4.5 ऐसा नंबर था, और 4 पे पासिंग था। हाईएस्ट उसमें 5 या 6 था। ठीक है। और पूरे एग्जाम में, मतलब 3 एग्जाम होता है, तीनों को ऐड करके फिर फाइनल नंबर आता है। किसी एक में फेल तो फेल। तो हम लोग अगले साल तक, फर्स्ट ईयर में तो क्लियर नहीं हुआ पेपर, एक बार फेल तो फेल। तो और वो आ जाती है रेड आपके उसमें, जब तक क्लियर नहीं करोगे तब तक रेड दिखेगा, जब क्लियर कर लोगे तो रेड नहीं दिखता है। तो जनरली आपके साथ भी होगा, आप जाओ मेडिकल कॉलेज में, मेडिसिन सब्जेक्ट पास करके दिखाना, हम भी समझें आपको। मेडिसिन इज टफेस्ट ऑफ ऑल। सांसें निकल आएंगे आपकी, ध्यान रखना, है ना? रात रात भर लोग पढ़ते हैं, सुबह जाके वाइवा देते हैं, और अच्छा नहीं है, सीधा एटीट्यूड हो रहेगा। आई डिडंट लाइक इट। पता क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीजर? समझाओ सीजर का फंक्शन।
कट द वेन्स नर्व्स, ये डेलिकेट वो पता नहीं क्या, इतना बड़ा डेफिनेशन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीजर का, पढ़ोगे किताबों में, और वो आपको रटना होता है, सोचो कितना खराब लगेगा। ठीक है, ये तो वैसे ही एक यूट्यूबर है कि चलिए आज मैं पानी पीना सिखाता हूं। सबसे पहले आपको ग्लास लेना है, फिर नल के टैप को ऊपर करना है, फिर इसमें से पानी आएगा तो ग्लास को वहीं रखना है जहां पानी आ रहा है, ठीक है, फिर पानी भर के आना है रूम में। और बड़ा स्टेप बाय स्टेप सिखाया उसने, जैसे नहीं होता है आजकल हर चीज के लिए हाउ टू डू इट इन 30 डेज आई गए, तो वही वो बड़ा अच्छा होता है। तो एक दिन उसने वीडियो बनाया कि पर्दे कैसे हटाते हैं, अपने रूम में पर्दे कैसे हटाएं। तो सबसे पहले उसने बताया रूम में पर्दे होने चाहिए, ठीक है, तो रूम में पर्दे हैं, अब बोलता है कि एक साइड कॉर्नर पे खड़े हो जाइए, फिर आप धीरे धीरे उसको साइड पे खींचिए तो पर्दे खींच जाते हैं। तो देखा आपने, ऐसे कहते हो। लास्ट में आप देखना एक सरदार जी हैं वो करते हैं बड़ा अच्छा फनी वीडियो, इसमें क्या है तुम्हें, हो गया क्वेश्चन। तो ये सब थोड़ी अच्छी चीजें भी देखा करो तुम लोग। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सुनो, पहला आइडेंटिकल है, पहला होमोमर है। चेन आइसो, सबसे पहले पेरेंट चेन कितने का है, पेरेंट चेन सबको 5 कार्बन का दिख गया, इसका भी पेरेंट चेन 5 कार्बन का दिख गया, साइड चेन भी सेम है, पेरेंट चेन भी सेम है, पोजीशन भी सेम है, और आईयूपीसी नाम भी सेम है। अगर ऐसा होता है तो इसको हम लोग आइडेंटिकल कंपाउंड या क्या बोल देते हैं, होमोमर। नेक्स्ट आते हैं, पेरेंट चेन सेम है या डिफरेंट, पेरेंट चेन तो सेम है, अच्छा साइड चेन सेम है या डिफरेंट, पेरेंट चेन भी सेम साइड चेन भी सेम बट पोजीशन ऑफ द ब्रांच इज डिफरेंट, मतलब ये पीआई हो जाएगा। क्या यहां पे पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज डिफरेंट, 1 पे मल्टीपल बॉन्ड है 2 पे मल्टीपल बॉन्ड है, पीआई हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट है क्या, पेरेंट चेन अब भी सेम है, साइड चेन अब भी सेम है, बट जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है वो बदल गई, एंड देयरफॉर या तो ब्रांच की पोजीशन बदले, या तो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन बदले, या तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदले, पोजीशन आइसोमर। क्वेश्चन नंबर 5, चेन है, क्या पेरेंट कार्बन चेन सबको यही दिख रहा है 1 2 3 4 5, क्या यहां पे पेरेंट कार्बन चेन सबको यही दिख रहा है, किसी को पोजीशन नहीं दिख रहा कि यहां 1 पे लगा हुआ 2 पे लगा है, पहले पोजीशन, पहले पेरेंट चेन देखना है, 5 कार्बन 4 कार्बन, चेन आइसोमर, ठीक है ना। पहले पेरेंट चेन देखना है, फिर साइड चेन देखना है, और फिर आपके पास पोजीशन देखना है। पहले पोजीशन लगाओगे तो लगेगा पीआई है, और वो रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 6 जब आप करोगे, 1 2 3 4 5, यहां 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है, गलत है, नंबर ऑफ कार्बन यहां एक ज्यादा, यहां 6 कार्बन है टोटल, यहां 5 कार्बन है, दोनों में एक 6 कार्बन एक 5 कार्बन, इट इज नॉट आइसोमर। ये गलती भावनाओं में बहते बहते कर जाते हो आप एग्जाम में, ठीक है, तो भावनाओं में नहीं बहना है, भावना के साथ बह जाओ। क्या दर्द निकला है भाई, इधर आ जाओ, 1 2 3 4 5 6, क्या यहां पे फर्स्ट और सेकंड में कौन सा रिलेशन है, फर्स्ट और सेकंड में कौन सा रिलेशन है, क्या दोनों में पेरेंट चेन डिफरेंट है, एक में 6 कार्बन एक में 7 कार्बन, इसमें पेरेंट चेन सेम है या डिफरेंट, तो 1 और 3 में भी चेन आइसोमर हो गया क्या, 1 और 4 के बारे में बताओ, 1 और 4 में भी आप देखो तो पेरेंट चेन ही डिफरेंट है, तो चेन आइसोमर हो गया। अच्छा अब एक बात बताओ मुझे, 2 और 3 में क्या रिलेशन है, पेरेंट चेन कितने कार्बन का है 7, पेरेंट चेन कितने कार्बन का है 5, तो दोनों में पेरेंट चेन ही डिफरेंट हो गया। 2 और 4 में बताओ, 2 और 4 में सी आई की ही आई, सी आई। 3 और 4 में बताओ, 3 और 4 में पेरेंट चेन तो सेम है 5 कार्बन का, लेकिन साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो गया, साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होने की वजह से सी आई हो गया। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सारे कैंसर पीड़ित यही है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बताओ, 1 और 3 में बताओ, 1 और 4 में बताओ, 1 2 3 1 5, एक सेकेंड, 2 3 2 4 2 5
3 4 3 5 4 5। 1 और 2 में देखते हैं, इधर देखो, क्या 6 कार्बन का पेरेंट चेन है, 5 कार्बन का है, तो क्या पेरेंट चेन डिफरेंट हो गया? 1 और 3 में भी पेरेंट चेन डिफरेंट हो गया, एक में 6 कार्बन एक में 4 कार्बन। 1 और 4 में एक में 6 कार्बन एक में 4 कार्बन। 1 और 5 में CI। 2 और 3 में भी पेरेंट चेन डिफरेंट है, 5 कार्बन 4 कार्बन, तो पेरेंट चेन डिफरेंट हो गया CI। 2 और 4 में देखो, 5 कार्बन और 4 कार्बन CI। 2 और 5 में बताओ, 2 और 5 में भी पेरेंट चेन डिफरेंट है, तो CI आ गया। 3 और 4 में बताओ, पेरेंट चेन सेम है, 4-4 कार्बन, पेरेंट चेन सेम है, 4-4 कार्बन, साइड चेन भी सेम है, 1-1 कार्बन, लेकिन पोजीशन डिफरेंट है। रीजन यहां 1-3 पे है, यहां 1-2 पे है, यही है। पोजीशन डिफरेंट होने से क्या PI हो गया। 3 और 5 में क्या होगा, 3 और 5 क्या पेरेंट चेन सेम है, बट साइड चेन भी सेम है, बट पोजीशन अलग अलग है। 1-1 पे है, 1-3 पे है, PI हो गया। 4-5 में बताओ, ये भी PI होगा। पेरेंट चेन सेम है, साइड चेन सेम है, बट पोजीशन ऑफ द ब्रांच अलग अलग है। वहां 1-1 पे है या 1-2 पे है, पोजीशन ऑफ द ब्रांच अलग अलग होने की वजह से ये क्या हो गया, PI हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों हम लोग, मैं बता देता हूं PI है, आपको मुझे बताना है मैं आंसर दे दिया PI, आपको भी बता रहा है PI क्यों है। मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन बदला, या ब्रांच का पोजीशन बदला, या फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदला। डबल बॉन्ड का पोजीशन बदला, गधे हो। डबल बॉन्ड क्या ऐसे ही होगा 1 2 3, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी काउंटिंग में, यहां पे भी डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी, तो डबल बॉन्ड तो 1 2 ही रहेगा हमेशा। मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन नहीं बदला है, ये PI है बिकॉज पोजीशन ऑफ ब्रांच बदला है, पोजीशन ऑफ ब्रांच बदला है, ठीक है। डबल बॉन्ड हमेशा ही प्रायोरिटी मिलेगी, तो 1 2 कहीं भी आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। PI है, एक बार देख लेते हैं। पेरेंट चेन में नंबरिंग इस तरह से करोगे, यहां पे पेरेंट चेन में नंबरिंग क्या इस तरह से करोगे, डबल बॉन्ड को पहले पूरा प्रायोरिटी दोगे, फिर 3 पे जाओगे। क्या डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी सेम है, बट साइड चेन की प्रायोरिटी बदल गई, साइड चेन का पोजीशन बदल गया, 1 और 3 पे आ गया, तो PI हो गया। क्वेश्चन नंबर 11। इसका नंबरिंग क्या ऐसे करोगे 1 2 3 4, इसका नंबरिंग क्या ऐसे करोगे 1 2 3 4। पेरेंट चेन सेम है, मल्टीपल बॉन्ड अभी भी सेम है, 1 2 3 4 पे, 1 2 3 4 पे, बट साइड चेन का जो पोजीशन है वो बदल गया, 1 4 है 1 2 है। क्वेश्चन नंबर 12 होमोमर है, क्या इसका यही होगा 1 2 3 4, इसका भी यही होगा 1 2 3 4। गुड आंसर। इक्विवेलेंट बोलो, सेम बोलो, आइडेंटिकल बोलो, होमोमर बोलो, एक ही बात है। जल्दी से फटाफट 10 सेकेंड में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड, लिखो फाइंडिंग मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन। फाइंडिंग मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन। Finding minimum number of carbon. Find minimum number of carbon to show chain isomer. ऐसा सुना होगा आपने, एल्कीन में कितने नंबर ऑफ कार्बन चाहिए चेन आइसोमर के लिए, है ना। एल्काइन में कितने मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन चाहिए चेन आइसोमर के लिए, एल्काडाइन में क्या चाहिए, ट्राइन में क्या कितने नंबर ऑफ कार्बन, एल्कोहल में कितने चाहिए, है ना, ऐसा सुना होगा आपने। और आप बड़ी दिमाग भी लगाते हो, जो फाइनली -1 दिलाता है। तो चेन आइसोमर के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। एक तरीका मैं चेन आइसोमर का हल्का हल्का हिंट दे चुका हूं लास्ट क्लास में, ठीक है। चेन आइसोमर तभी होगा, जब ध्यान देना, चेन आइसोमर तभी होगा जब इस पेरेंट चेन को तोड़ के और छोटा किया जा सके।
जब पेरेंट चेन को तोड़ के छोटा होगा तभी तो पेरेंट चेन बदलेगा, और पेरेंट चेन बदलेगा तभी तो चेन आइसोमर शो होगा, है ना। बेसिकली अगर चेन आइसोमर शो करना है तो ब्रांच तो बनना ही पड़ेगा। बेसिकली अगर चेन आइसोमर शो होना है तो ब्रांच आना पड़ेगा, और ब्रांच के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? क्या एक कार्बन का ब्रांच हो सकता है? क्या दो कार्बन का ब्रांच संभव है? क्या तीन कार्बन का ब्रांच संभव है? क्या चार कार्बन का ब्रांच? हाँ, चार कार्बन का ब्रांच हो सकता है। तो बेटा ध्यान से देखना, चार कार्बन का ब्रांच ऐसे संभव है। चेन आइसोमर के लिए ब्रांच होना जरूरी है, और ब्रांच के लिए मिनिमम कितने कार्बन होना जरूरी है? तो कभी भी चेन आइसोमर के लिए कितना कार्बन जरूरी होगा? फिर से सुनिएगा, चेन आइसोमर का मतलब होता है अगर आप पेरेंट चेन को तोड़ के छोटा कर पाए, यही चेन आइसोमर है। पेरेंट चेन तोड़ के छोटा होगा तभी नंबर ऑफ कार्बन बदलेगा, तभी चेन आइसोमर कहलाएगा। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो अगर चेन आइसोमर होना है तो पेरेंट चेन को तोड़ना पड़ेगा, पेरेंट चेन को ब्रांच बनाना पड़ेगा। यानी कि अगर चेन आइसोमर शो करना है तो ब्रांच बनाना पड़ेगा, और ब्रांच बनाने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? तो चेन आइसोमर के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? अब सुनिए, ये दिमाग में फिट हो गया कि चेन आइसोमर हो या ब्रांच हो, मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 4। तो क्या यही चेन आइसोमर शो करेगा, और क्या यही ब्रांच है? ये कुछ ऐसा लिखा है क्या? अगर मैं इसका बॉन्ड लाइन बनाऊं, क्या ऐसा लिखा है? टी टाइप का लिखा हुआ है ना? ये लिखा हुआ है। तो कभी भी आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, कभी भी आपको चेन आइसोमर बनाना आए तो बस बेटा एग्जाम में सीटी बजाना नहीं, करना सीटी है। जब भी चेन आइसोमर का क्वेश्चन आ जाए आपको टी शेप बना लेना है, खत्म कहानी, आंसर आ जाएगा। अभी बना के दिखाऊंगा। जब भी चेन आइसोमर का क्वेश्चन आ जाए टी शेप बना लेना है, अभी बना के बताऊंगा। टी शेप में आप देखो कितने कार्बन आ रहे हैं, ब्रांच में कितने कार्बन चाहिए? 4, ब्रांच में 1। अरे गधेड़ो, ब्रांच के लिए कितने कार्बन चाहिए? ब्रांच बनाने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? चेन आइसोमर के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? तो टी शेप ही तो आएगा। तो जब भी चेन आइसोमर का क्वेश्चन हो सीटी बजा लेना एक बार, यहां नहीं, थप्पड़ मारूंगा मैं। तो सीटी बजा लेना है, मतलब टी शेप बना लेना है। जब भी चेन आइसोमर का क्वेश्चन आए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन बताओ चेन आइसोमर के लिए, आपको टी ड्रॉ करना है, और टी ड्रॉ करते ही आंसर आएगा। अभी करके बताएं। तो बस ये ध्यान रख लेना कि जब भी चेन आइसोमर का क्वेश्चन आए आपको सीटी बजा लेना है एग्जाम में। एक बार बजा के देखना, फिर बजाने लग बचोगे नहीं। तुम इतने शैतान हो ना भाई। चलो सुनो, चेन आइसोमर के लिए आपको टी शेप ड्रॉ करना होगा। बस ये ध्यान रखना है कि जब भी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन हो तो बेटा आपको ऐसे ड्रॉ कर लेना है, सी और टी। सी फॉर चेन आइसोमर। जब भी चेन आइसोमर में मिनिमम कार्बन आए तो अपने को शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखना है सीटी, और टी का मतलब होता है कार्बन वाला टी। ये है टी। ठीक हो गया? अब आ जाओ, कह रहे मिनिमम कार्बन एल्केन में कितने चाहिए ताकि चेन आइसोमर आए। ध्यान से देखना, मिनिमम कार्बन एल्केन में कितने चाहिए। जब भी मैंने बोला, जब भी मिनिमम कार्बन एल्केन पूछा जाए चेन आइसोमर पूछा जाए, मिनिमम कार्बन चेन आइसोमर एल्केन, आ जाओ। तो सबसे पहले जब भी चेन आइसोमर का मिनिमम कार्बन आता है मैं सीधा टी बना लेता हूं। क्या सिंगल बॉन्ड ऐसा बन सकता है, एल्केन बन सकता है टी शेप का? टी शेप का एल्केन बन सकता है? तो इसीलिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड इन एल्केन इज 4 कार्बन। एक बार और, अभी थोड़ा और फील आएगा, थोड़ी देर बाद रुक जाओ। अगर मैं एक बार बोलता हूं एल्कीन में, तो सबसे पहले टी का एल्कीन बना लो। भाई आप सबसे पहले टी शेप बनाओ, और देखो टी शेप में एल्कीन आ सकता है क्या? आ सकता है। तो अगर टी शेप में एल्कीन आ रहा है तो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए चेन आइसोमर? फिर से ध्यान देना, अब पूरा प्रॉपर फील आ जाएगा। एल्काइन के लिए ध्यान से देखना, मैं सबसे पहले टी बना लेता हूं। जब भी चेन आइसोमर में मिनिमम क्वेश्चन कार्बन पूछे टी बना लेना है। अब टी में मैं एल्काइन बना पा रहा हूं क्या? कार्बन के साथ नाइंसाफी हो गई, कार्बन के 5 बॉन्ड बन गए, तो मिनिमम कार्बन एल्काइन में 4 नहीं होगा, मुझे बड़ा करना पड़ेगा।
मुझे इस टी को और एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक्सटेंडेड टी चाहिए। अब एल्काइन बना पाऊंगा क्या? मिनिमम कार्बन कितने एल्काइन में? फिर से, दिल बच्चा है ना बेटा, मानता थोड़ी है। रुक जाओ। जब भी मिनिमम कार्बन आ जाए, चेन आइसोमर पूछे, मिनिमम कार्बन चेन आइसोमर के लिए एल्केन में कितना लेगा, ध्यान से, मिनिमम कार्बन एल्केन में कितना लेगा, तो आपको क्या करना है, एल्केन का टी बनाना है। एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड का टी बनाना है। आ जाओ, सिंगल बॉन्ड का टी बना देते हैं। क्या यही है? क्या सिंगल बॉन्ड का टी बन सकता है? तो बन सकता है, तो यही चेन आइसोमर शो करेगा। मैं आपको चेन आइसोमर में भी बना के दिखा देता हूं। ये है, इसी का चेन आइसोमर तो ये होगा। इसको उठा के यहां लगा दो, पैरेंट चेन 4 कार्बन, पैरेंट चेन 3 कार्बन आया। अगर मान लो आपसे कोई पूछे एल्कीन में चेन आइसोमर दिखाने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, फिर से देखना, एल्कीन का टी बनाओ, एल्कीन का टी बना लो। सबसे पहले टी बना लो। क्या एल्कीन का टी संभव है? कार्बन के 4 बॉन्ड बन रहे, एल्कीन का टी संभव है। अगर एल्कीन का टी संभव है तो मिनिमम कार्बन 4 कार्बन में एल्कीन का चेन आइसोमर हो जाएगा। देख लो, चेन आइसोमर एल्कीन का बन गया। अगर कोई पूछे कि एल्काइन का चेन, एल्काइन को चेन आइसोमर शो करने के लिए कितने कार्बन चाहिए, एल्काइन का टी बनाओ। तो अब ध्यान देना, क्या सबसे पहले मैंने टी बनाया, अब क्या एल्काइन बना सकता हूं? क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड बन गए। तो अब एल्काइन का टी कैसे बनेगा? एक कार्बन बढ़ाना पड़ेगा। अगर इस टी में नहीं हो रहा है तो इसके आगे वाला टी जाना पड़ेगा, यानी कि एक कार्बन बढ़ा दो। क्या अब एल्काइन बन जाएगा? तो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए एल्काइन के लिए? 5। आपसे कोई पूछ रहा है, मान लो एल्कोहल, मिनिमम कार्बन चेन आइसोमर एल्केन में कितना चाहिए, ध्यान दो। सबसे पहले मैंने टी बना दिया, टी बना दो। क्या मैं टी का एल्कोहल बना सकता हूं या एल्कोहल का टी बना सकता हूं? बिल्कुल, बिल्कुल एल्कोहल का टी बन गया। एल्कोहल का टी बन गया तो मिनिमम कितने कार्बन लगे? फिर से अगर कोई पूछे मुझसे एल्डिहाइड में चेन आइसोमर शो करने के लिए कितने कार्बन चाहिए, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको टी बना देना है। क्या मैं एल्डिहाइड का टी बना पा रहा हूं? ऑब्वियसली, कार्बन के 4 बॉन्ड ही तो है, तो इसका मतलब मिनिमम कितने कार्बन चाहिए एल्डिहाइड बनाने के लिए? अगर आपसे कोई पूछे, मजा ही आ जाएगा, कीटोन में कितने कार्बन चाहिए, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा, फोन रख दो। कीटोन में कितने कार्बन चाहिए, ध्यान से देखना। मैं सबसे पहले काम करता हूं, टी बना देता हूं। टी बनाया, क्या मैं ये कीटोन है क्या? क्या ये कीटोन है? बेटा कीटोन ये होता है कि ये बीच में लग रहा है और दोनों कार्बन हो। एक तो ये बीच में नहीं है और दूसरा हाइड्रोजन और है, समझ रहे हो ना? एक तो बीच में नहीं है, हाइड्रोजन और है, तो ये कीटोन नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, फिर मैं ये क्यों नहीं कर देता? ये देखो, कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए क्या? तो क्या कीटोन का टी बन सकता है? तो क्या मैं अब बड़ा टी बनाना पड़ेगा? तो कीटोन का टी संभव नहीं है, इसको कैंसिल करिए, तब बनाइए 1 2 3 4, बड़ा टी बना दीजिए। अब संभव है क्या? अब बड़ा टी का कितने कार्बन आ गए? कीटोन में चेन आइसोमर के लिए कितने कार्बन चाहिए? अगर मान लो आपसे मैं पूछूं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए चेन आइसोमर के लिए कितने कार्बन चाहिए, सबसे पहले टी बनाओ और कार्बोक्सिलिक एसिड का टी बनाओ। एक काम करते हैं, टी बनाता हूं। टी बन गया। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड आ सकता है? ये बन सकता है, कार्बन के 4 बॉन्ड बन रहे। कितने कार्बन चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड में चेन आइसोमर के लिए? टी बनाना है और फिर फंक्शनल ग्रुप का टी बनाना है। अगर फंक्शनल ग्रुप का टी बन रहा है तो उतने ही कार्बन चाहिए, अगर नहीं बन रहा है तो उससे एक कार्बन ज्यादा चाहिए। बस टी बनाना है, फिर फंक्शनल ग्रुप का टी बनाना है। अगर फंक्शनल ग्रुप का टी बन गया तो ठीक, नहीं बना तो उसके अगले वाला कार्बन आंसर आ जाएगा। 7 हो गया, लिख लो जल्दी से। जब भी चेन आइसोमर का क्वेश्चन आए, टी बनाना है और फंक्शनल ग्रुप का टी बनाना है। अगर फंक्शनल ग्रुप बन गया तो मिनिमम उतने ही कार्बन चाहिए, अगर नहीं बन पा रहा है एक कार्बन बढ़ा के देखेंगे। एक टाइप का क्वेश्चन और आता है कि साइक्लोएल्केन में चेन आइसोमर के लिए कितने चाहिए। तो ओपन चेन वाले थे, ओपन चेन में तो टी बन जाएगा, ओपन चेन में कोई दिक्कत है नहीं। साइक्लोएल्केन में कैसे होगा? अब ध्यान देना एक बार, इधर देख लो सब लोग, क्वेश्चन 8 में देख रहे हैं। साइक्लोएल्केन में चेन आइसोमर के लिए कितने कार्बन चाहिए, देखो। तो सबसे पहले जब भी साइक्लो का क्वेश्चन आए ना, चाहे वो चेन में आए पोजीशन में आए, जब भी साइक्लो का क्वेश्चन आए
आपको क्या करना पड़ना है, सबसे छोटा साइक्लो बना लेना है। सबसे छोटा साइकिल बन गया। अब देखो मुझे क्या करना है, चेन आइसोमर दिखाना है। चेन आइसोमर का मतलब पेरेंट चेन बढ़ाना पड़ेगा, राइट? पेरेंट चेन बढ़ाना पड़ेगा, पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट करना पड़ेगा। अब देखो दो तरीके डिफरेंट करने के, या तो इसको तोड़ के छोटा करो, 2 कार्बन का रिंग पॉसिबल है, या तो इसको बड़ा कर दो तो 4 कार्बन का रिंग पॉसिबल है। तो क्या यही होगा चेन आइसोमर? तो जब भी आपको साइक्लिक वाले क्वेश्चन आए तो सबसे छोटा साइकिल बना लो। फिर चेन आइसोमर के लिए एक कार्बन बढ़ाना पड़ेगा, 1 कार्बन बढ़ा दिया तो मिनिमम कितने कार्बन लेंगे साइक्लोएल्केन में? साइक्लोएल्केन में मिनिमम 4 कार्बन लेगा। ओपन चेन, चेन आइसोमर के लिए क्वेश्चन आए ओपन चेन वाला तो आपको टी बनाना है। अगर क्लोज चेन आए तो सबसे छोटा साइकिल बनाइए और फिर चेन आइसोमर के लिए नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाइए। इसको थोड़ा आप लोग यूट्यूब गूगल कर लेना, फिर देखना बाकी लोग कैसे समझाते हैं, फिर मेरी इज्जत आपकी नजरों में और बढ़ेगी। मेरा ही सर्च करोगे? नहीं, ये वाला मैं पढ़ाता भी नहीं ऑनलाइन में, आप देख लेना। इनऑर्गेनिक में, ये इनऑर्गेनिक में आता है। अच्छा इंच, वो फर्जी बात है। बस रुक जाओ भाई, हम लोग स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री हैं, ज्यादा बेटर हो रहेगा। आपको पता है ना जितने भी टीचर्स आज हैं वो सब बंसल क्लासेस की देन है। इफ बंसल क्लासेस वर नॉट देयर, ये जितने भी हवा हवाई बनते हैं, हम है, कोई नहीं होता। जितने भी कंटेंट है, जितने भी एग्जांपल, सब बंसल क्लासेस का दिया हुआ है, राइट? एंड दोज टीचर्स जो आज ओल्ड एज हो गए हैं उनको जाता है सारा से। ये जो हम लोग शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं, पढ़ लेते हैं, वो हम लोगों का रिसर्च वर्क है। हम लोग बहुत सारे टीचर्स को देखते हैं, फॉलो करते हैं, उनका कंटेंट देखते हैं, उनकी किताबें देखते हैं, तो पता चलता है। एंड इट्स ऑलरेडी डन। ऐसा नहीं है मैं पहली बार बता रहा हूँ, मैं महान हूँ, ऐसा नहीं है कुछ। ऑलरेडी लोग 10 साल पहले लोग बता चुके हैं क्लासेस में, ठीक है? और वो जो होता है ना कि मैंने बनाया, ये मेरा है, मेरा, कुछ नहीं होता, वो सब पहले से टेपा टिपाया होता है। अब ये है कि बेचारे वो लोग अब हाँ छापते हैं सब। तो बंसल में पढ़ रहा हूँ, पढ़ाई भी हूँ फॉर सम टाइम, कैरियर पॉइंट में वहां पढ़ा हूँ, वहां पढ़ाया, सब पढ़ा हूँ, सब पढ़ाया। बगल वाली बिल्डिंग का कभी सेवा का मौका नहीं मिला उधर। चलिए कर लें। बंसल में बहुत रिग्रेस ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग है, पढ़ाया नहीं कभी, ट्रेनिंग करी, और बहुत रिग्रेस ट्रेनिंग होती है। 7-8 घंटे एकदम आपको वहां पे डेमो। पता है कैसे होता है? टीचर एक, मैं जैसे मान लो मैं एक नया टीचर हूँ, ट्रेनिंग हो रही है, तो बोलेंगे आप पढ़ाओ, दे दिया कि आप ना जीओसी पढ़ाओ, और फिर वहां पे सारे प्रोफेसर बैठ जाएंगे लाइन से 12-13 पढ़ाओ। आपको बिगिनर हो, आपको धीरे धीरे आता, पहला दूसरा साल हो रहा होता पढ़ाते हुए, आपको कुछ नहीं आता है, और उनको होता है 20 साल, उनको सब आता है। फिर आप सोचो किस किस एंगल से वो हमारी बेइज्जती करते होंगे। इतनी जिल्लत सहनी पड़ती है ट्रेनिंग पीरियड में, पर वो सिखाते हैं, अच्छा ही होता है। एक बार मेरे एक सीनियर प्रोफेसर थे, यही करियर पॉइंट की बात बता रहा हूँ, तो उनसे मैं पढ़ा भी था अपने टाइम पे। बाद में वो डायरेक्टर हो गए थे और चीजें संभालने लगे थे, तो वो थे ट्रेनिंग प्रोग्राम के हेड, वो मुझे जानते थे। तो जब आप जानने लगते हो टीचर्स को तो थोड़ा डांटना सुनना ज्यादा हो जाता है। तो एक बार बोले कि काम करो, तुम्हारे बारे में मैंने सुना है तुम एमएनसी छोड़ के आए हो। हमने कहा हाँ सर, एक छोड़ा है तो है नौकरी। बोलते वापस पकड़ लो, अच्छा रहेगा, तुम इसके लिए बने हो नहीं। तो उनका मूड खराब होगा जो भी हो। उसके बाद तो भाई सोचो, आप भरी क्लास बैठी है, 10-12 फैकल्टीज इधर बैठे हैं, 10-12 प्रोफेसर हैं, आपको ऐसे बोला जा रहा है छोड़ दो, आप इसके बने नहीं हो। और मैं प्रिपेयर करके गया था कि आज तो देखो धुआं धुआं हो जाएगा, क्या तो धुआं धुआं हुआ, फिर मेरा हो गया। चलो, तो ऐसा होता है यार, ऐसा पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। बी प्रोग्रेसिव, लर्निंग, दिमाग में एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, सब हो जाता है। चलो भाई, तो टाइम हो गया, कोई बात नहीं। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू शो पोजीशन आइसोमर। बाहर वेट करने दो ना। फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन
अरे पढ़ना है भाई, रुक जाओ। फाइंड मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड टू शो पोजीशन आइसोमर। भाई मैं क्लास में जितना लेट आऊंगा उतना ही लेट छोड़ूंगा अभी। आई कांट कट योर क्वेश्चंस, वो मैं जमीर अलाउ नहीं करता। मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड टू शो पोजीशन आइसोमर। आइए, पोजीशन आइसोमर की जब क्वेश्चन आता है तो वो 3 कैटेगरी का होता है, ठीक है। मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड टू शो पोजीशन आइसोमर में 3 कैटेगरी के होते हैं क्वेश्चन से। कैटेगरी नंबर 1, पोजीशन आइसोमर दिखाने के लिए सबसे पहला कैटेगरी आता है, एल्कीन में कितने कार्बन चाहिए पोजीशन आइसोमर के लिए, एल्काइन में कितने कार्बन चाहिए पोजीशन आइसोमर के लिए। फिर आपके पास फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन, एफजी विदाउट कार्बन, बिना कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप, एंड फिर आपके पास आ जाता है कीटोन। फिर दूसरा कैटेगरी आता है आपके पास, एल्केन में कितने कार्बन चाहिए, फिर आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन के लिए आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन एक्सेप्ट कीटोन, एक्सेप्ट कीटोन। और फिर आ जाएगा आपके पास साइक्लोएल्केन। 3 कैटेगरी है। आइए एक एक करके ध्यान से देखते हैं। देखो, पोजीशन आइसोमर अगर बनाना है, पोजीशन आइसोमर अगर आपको बनाना है तो आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है, या तो मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन बदले, या तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदले, या तो ब्रांच का पोजीशन बदले। अब मुझे बताओ, एल्कीन में मिनिमम कार्बन कितने चाहिए, मिनिमम कार्बन एल्कीन में कितने चाहिए, एल्कीन में मिनिमम कार्बन कितने चाहिए, 2। क्या पोजीशन बदल सकता है मल्टीपल बॉन्ड का? क्या आप थोड़ा सा बड़ा एल्कीन बना लेते हो, क्या पोजीशन आप बदल सकता है? पोजीशन अगर आप बदलोगे तो सेम ही हो जाएगा, ठीक हो गया, पोजीशन बदलोगे तो सेम हो जाएगा। अब देखो, लेकिन अगर मैं 4 कार्बन का एल्कीन अगर बना दूं, नाउ वी कैन चेंज द पोजीशन। अगर एल्कीन और एल्काइन हो, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन बदलेगा, तो एल्कीन में मिनिमम कितने कार्बन चाहिए पोजीशन बदलने के लिए? सिमिलरली एक बात बताओ, एल्काइन में मिनिमम कितने कार्बन चाहिए ताकि मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन बदले? ध्यान से, मैं सबसे पहले सबसे छोटा एल्काइन बना लूंगा। देखो, अगर चेन आइसोमर का क्वेश्चन आए तो टी बनाना है, अगर पोजीशन आइसोमर का क्वेश्चन आएगा तो सबसे छोटा कंपाउंड बनाइए और देखिए क्या पोजीशन बदल सकते हैं। मैंने सबसे छोटा कंपाउंड बनाया, पोजीशन बदलेगा? नहीं। उससे बड़ा बनाया, पोजीशन बदलेगा? नहीं। उससे बड़ा बनाया, पोजीशन बदलेगा? हाँ। तो मिनिमम कार्बन उतना ही है। अब एल्काइन में आ रहा है, सबसे छोटा एल्काइन बना लो, क्या पोजीशन बदलेगा? इससे बड़ा एल्काइन बनाया, पोजीशन बदलेगा? इससे बड़ा एल्काइन बनाया, क्या आप पोजीशन बदलेगा? तो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए एल्काइन में? एल्काइन। एक काम करो, अल्कोहल में पोजीशन आइसोमर के लिए कितना? अब अल्कोहल में क्या बदलेगा? फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन, अल्कोहल है ना, फंक्शनल ग्रुप है ना, तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। ध्यान देना, मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड फॉर अल्कोहल, सबसे छोटा अल्कोहल कितने कार्बन का होगा? वाह, सबसे छोटा कार्बन अल्कोहल 1 कार्बन का मिथेनॉल होता है। भाई एक बात बताओ, मैंने क्या बोला? अगर चेन आइसोमर बनाना है तो टी बनाना है, अगर पोजीशन आइसोमर बनाना है तो सबसे छोटा कंपाउंड बनाओ। फिर देखो क्या पोजीशन बदल सकता है। भाई एक ही कार्बन है, कहां पोजीशन बदलेगा? नहीं बदलेगा। 2 कार्बन में पोजीशन बदल सकता है, 3 कार्बन में पोजीशन बदल सकता है, 3 कार्बन बदल जाएगा। देखो, ये 1 अल्कोहल है, यहां पे लाओगे तो 2 अल्कोहल हो जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल है, प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा। तो अल्कोहल में कितने कार्बन चाहिए? मान लो मैं आपको बोलता हूं आइसोसाइनाइड, नहीं, थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल में कितने कार्बन चाहिए? ध्यान देना, सबसे छोटा थायो अल्कोहल कितना होगा 1 कार्बन का? क्या पोजीशन बदलेगा? 2 कार्बन के थायो अल्कोहल में पोजीशन बदलेगा, 3 कार्बन के थायो अल्कोहल में पोजीशन बदलेगा। देयरफॉर थायो अल्कोहल में कितने कार्बन चाहिए? कीटोन की बात कर लेते हैं, ध्यान देना, सबसे छोटा कीटोन में कितने कार्बन है? सबसे छोटा कीटोन में कितने कार्बन है? देखो, कीटोन क्या होता है? ये वाला होता है क्या? और बगल में भी कार्बन होना चाहिए, बगल में भी कार्बन होना चाहिए, कंडीशन है कीटोन की। तो मिनिमम कितने कार्बन आ गए कीटोन में? क्या पोजीशन बदल सकते हैं? अगर आप इसको राइट में ले जाओगे एल्डिहाइड हो जाएगा, अगर इसको लेफ्ट में ले जाओगे एल्डिहाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखो
क्या पोजीशन बदल सकते हो? भाई कैसे बदलोगे? आइडेंटिकल हो गया ना, तो सबसे पहले छोटा कंपाउंड बनाया, फिर उससे बड़ा बनाया, पोजीशन बदल सकते हैं? एक काम करो, थोड़ा सा और बड़ा करके देखते हैं इसको। नेक्स्ट कार्बन बनाते हैं, होमोलोगस सीरीज बना रहे बेसिकली इसका, 1 2 3 4 5। अब क्या पोजीशन बदल जाएगा? अब 2 पे है, 3 पे हो जाएगा, पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 3 ऑन हो जाएगा। अब पोजीशन बदल जाएगा, कितने कार्बन चाहिए होगा? आया समझ में? अगर मान लो एल्केन में पूछा जाए तो क्या एल्केन में मल्टीपल बॉन्ड है? तो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन नहीं बदल सकती। क्या फंक्शनल ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन नहीं बदल सकता। तो क्या ब्रांच है? एल्केन में ब्रांच ही तो हो सकता है, मल्टीपल बॉन्ड हो नहीं सकता, फंक्शनल ग्रुप हो नहीं सकता। अब आ जाओ, एक कार्बन का एल्केन कोई पोजीशन, क्या ब्रांच बदल सकता है? 2 कार्बन के एल्केन में कोई पोजीशन या ब्रांच बदल सकता है? ब्रांच ही संभव नहीं है, बदलेगा क्या? 3 कार्बन में भी ब्रांच संभव नहीं है, तो बदलेगा क्या? 4 कार्बन में ब्रांच संभव है लेकिन बदलेगा नहीं। भाई 4 कार्बन ये बना दिया आपने, 4 कार्बन में, 4 कार्बन में। अब देखो 4 कार्बन का आपने एल्केन बनाया, अब ब्रांच संभव है, राइट? लेकिन क्या आप पोजीशन बदल सकते हो? नहीं बदल सकते हो। लेकिन अगर मैं 5 कार्बन लेता हूं, ध्यान देना, 1 2 3 4 5, क्या ब्रांच संभव है? हाँ है। क्या पोजीशन बदल सकते हैं? आइडेंटिकल हो जाएगा। देखो ना, यहां से यहां ले जाओ तो 2 पे आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 6 कार्बन का लेता हूं, 3 4 5 6, और 6 कार्बन में ध्यान दो, क्या अब पोजीशन बदल सकता है? क्या अब 2 पे है, 3 पे आ सकता है? तो एल्केन में मिनिमम कितने कार्बन चाहिए पोजीशन आइसोमर के लिए? जब भी चेन आइसोमर आए, टी बनाना है। जब भी पोजीशन आइसोमर आए, सबसे छोटा कंपाउंड बनाना है और देखना है क्या मल्टीपल बॉन्ड बदल सकता है, क्या फंक्शनल ग्रुप बदल सकता है, क्या ब्रांच बदल सकता है। बात समझ में आया? जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में दूं साइक्लोएल्केन में, मान लो साइक्लोएल्केन का क्वेश्चन क्या होगा आपके पास? सबसे पहले सबसे छोटा साइकिल बना लेते हैं। अब इसमें तो कोई ब्रांच है ही नहीं, तो पोजीशन बदल नहीं सकते। अब सोचो, क्या साइक्लोएल्केन में अब ब्रांच लगा देते हैं, क्या कोई पोजीशन बदल सकते हैं? भाई यहां लगा दे तो सेम ही हो गया। लेकिन अगर मैं ये देखो, क्या अब आपके पास ब्रांच बदल जाएगा? क्या पोजीशन आइसोमर हो जाएगा? तो मिनिमम कितने कार्बन लगे? होमवर्क करिएगा, एल्डिहाइड में कितने कार्बन लगेंगे टू शो पोजीशन आइसोमर? होमवर्क करके लेके आना। कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने क्वेश्चन लगे, कितने कार्बन लगेंगे? साइनाइड में कितने कार्बन लगेंगे? 3 होमवर्क है, ठीक है? दैट्स इट। बोलिए। सुनो सुनो, ए बैठो, तुम्हें क्या हो गया? बैठो। सुनो, मैंने बोला अगर चेन आइसोमर चाहिए तो टी चाहिए, और पोजीशन आइसोमर चाहिए तो सबसे छोटा बनाना है, फिर पोजीशन को चेंज करना है। तो सबसे छोटा बनाया, पोजीशन बदल सकता है? नहीं। उससे बड़ा बनाया, क्या पोजीशन बदल सकता है? सेम हो जाएगा ना। उससे बड़ा बनाया, पोजीशन बदल सकता है? बिल्कुल। 1 पे है, मैं पोजीशन बदल के बताता हूं। क्या ये 2 पे आ गया? कहां 5 बॉन्ड बने कार्बन के? पहले वाले के? सेकेंड वाले के 4 ही तो है, 4 ही तो है। नहीं नहीं नहीं, वो यही बोल रहा। आपको कैसे पता उसका क्वेश्चन?